कहते हैं कभी कभी एक तीर से दो शिकार खेलने वाला अचानक ही कई एक तीरों का शिकार होकर किसी बेबस पंछी की मानिंद फड़फड़ाता रह जाता है। मगर अफसोस उड़ नहीं पाता, गोया हद से ज्यादा होशियारी दिखाने वाला बिलाखिर अपनी हद के निशान तक खो बैठता है और दूसरे अपनी हद में दाखिल होने नहीं देते। अब ऐसे में वो बेचारा करे तो क्या करे। इन हालात में मिर्ज़ा अमजद बेग साहब को ही साबित करना पड़ता है कि किसकी हद कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में हाजिर है सास की आवाज़। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मिर्ज़ा अमजद बेग साहब की मुसीबत का मारा। तो शुरू करते हैं कहानी। अदालत का मंजर, बेग साहब की मारका आराई और दुश्मन की पसपाई, दुश्मन का पीछे हट जाना और हार जाना। तो शुरू करें। मैं एक अदालत से निकलकर दूसरी अदालत की तरफ जा रहा था कि एक शनासा चेहरे को देखकर रुकना पड़ा। कुर्बान शाह ने भी मुझे देख लिया था और मेरी जानिब बढ़ रहा था। उस वक्त वो अकेला नहीं था, उसके हमरा एक बुर्का पोश औरत भी थी। करीब आने पर हमने एक दूसरे को सलाम किया। कुर्बान शाह ने मुझसे बड़ा गर्मजोश मुसाफा किया, जबकि मज़कूरा बुर्का पोश औरत ने सर की जज्बाती जुम्बिश पर ही इक्तफा किया था। मैंने कुर्बान शाह की आंखों में देखते हुए पूछा, और शाह जी, क्या हाल चाल है? आज अदालत में खैरियत तो है ना? बात खत्म करते ही मैंने बुर्का पोश खातून का सरतापा तनकीदी जायज़ा लिया। कुर्बान शाह मेरे सवाल का जवाब देते हुए बोला, बेग साहब, मैं काफ़ी देर से आपको ढूंढता फिर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है आप नज़र आ गए। खैरियत तो है ना? मैंने एक मर्तबा फिर मस्कुरा खातून पर तायराना निगाह डालने के बाद कुर्बान शाह से पूछा। खैरियत नहीं है जनाब, वो अपनी हमराही की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन इस वक्त आप बड़ी जल्दी में नज़र आ रहे हैं। यहाँ खड़े खड़े तफसीली बात तो नहीं हो सकेगी। मैंने रिस्ट वॉच पर निगाह डालते हुए कहा, शाह जी, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, मैं वाकई बहुत जल्दी में हूँ। फिर मैंने बुर्का पोश खातून की जानिब इशारा करते हुए कहा, गालबन आप इस बेबी का कोई मसला लेकर मेरे पास आए हैं। जी 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 हाँ, कुर्बान शाह ने जल्दी से सर को असबात पर जुब्बिश देते हुए कहा। इस बेचारी दुख की मारी का नाम आमना है। ठीक है, मैंने एक मरतबा फिर रिस्ट वॉच का जायज़ा लिया और कुर्बान शाह से पूछा, आपने यकीनन मेरा दफ्तर तो देख रखा है? जी बेग साहब, मैं वहाँ कई बार आपसे मिलने आ चुका हूँ। वो असबात पे सर हिलाते हुए बोला। वो यहाँ से करीब ही तो है, बस तो फिर 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद आप मेरे दफ्तर आ जाएं। मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा। मैं भी 1-1.5 घंटे में एक आध काम निपटाने के बाद दफ्तर ही पहुँच रहा हूँ। वो मुझे सलाम करके एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। मैं तेज़ कदमों से चलते हुए मुतल्लिका अदालत की जानिब बढ़ गया। कुर्बान शाह से मेरी शनासाई कोई लगभग 8 साल गुजरे थे। वो एक हमागीर शख्स का मालिक था। उसका शुमार उन लोगों में होता था जो बैक वक्त कई कामों में टांग फंसाए रखते हैं। कुर्बान शाह बुनियादी तौर पर एक ऐसे महकमे में मुलाजिम था जहां वो अपनी मर्जी और सहूलत से जाया करता था। अलबत्ता अपने असर और रसूख के तुफैल वो पूरे महीने की तनख्वाह उठा लिया करता था। इस शाही नौकरी के अलावा वो स्टेट के कारोबार में भी घुटने घुटने तक घुसा हुआ था। उसने बाकायदा कोई स्टेट एजेंसी नहीं बना रखी थी, बल्कि मुख्तलिफ एजेंसियों के लिए वो चलते फिरते बिजनेस लाया करता था और पार्टियों को मिलाने के बाद अपना कमीशन खरा करके एक तरफ हो जाया करता था। कुर्बान शाह का पसंदीदा शौक सामाजिक सरगर्मियाँ थी। की तरह 40 साल पहले NGOs वगैरह का इतना आम रिवाज नहीं था, लेकिन बाज़ लोग समाज सुधार के नाम पर इसी नोयत का काम तब भी किया करते थे। कुर्बान शाह को आप एक सामाजिक कारकुन भी समझ सकते हैं। ये वाक़या है, इससे 1-2 साल पहले कुर्बान शाह ने काउंसलर का इलेक्शन भी लड़ा था और शोमे किस्मत के उस इंतखाब में उसे कामयाबी हासिल नहीं हो सकी थी। ताहम इस तजुर्बे से कुर्बान शाह ने हिम्मत नहीं हारी थी और मुसलसल इसी तगो-दो में लगा हुआ था कि किसी तरह एक मरतबा वो काउंसलर मुंतखब हो जाए। उसका ख्याल था कि एक मरतबा वो काउंसलर बन गया तो बहुत से फलाही मंसूबे जो अभी तक सिर्फ उसके जहन में है, उन्हें अमली शक्ल देना आसानी से उसके लिए मुमकिन हो जाएगा। उसकी यह सोच कुछ गलत भी नहीं थी। जो जो लोग पिछले 40-50 साल से औरंगी के इलाके में रह रहे थे, वो कुर्बान शाह को अच्छी तरह जानते होंगे। मैं जल्दी से अपनी मतलूबा अदालत में पहुंचा तो वहाँ के हालात मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक थे। ये जायदाद के हवाले से एक केस था। वालिद के इंतकाल के बाद 4 भाइयों के बीच एक अजीमुशान तनाज़ा उठ खड़ा हुआ था। वो चारों अपनी अपनी जगह पर एक दूसरे के लिए लहू के प्यासे दिखाई देते थे।
अपने इख्तितामी मराहिल में ये केस बुरी तरह उलझ गया था और किसी न किसी सबब बगैर किसी अदालती कार्रवाई के जज को अगली तारीख का ऐलान करना पड़ता था। मैं आज के लिए भी ऐसी ही उम्मीद कर रहा था और जब मैं अदालत के कमरे में पहुंचा तो हुआ भी ऐसा ही। जिस फरीक की अदालत में मौजूदगी नागुज़ेर थी आज वही गायब था। जज ने 15 रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत को बर्खास्त कर दिया। अदालती बखेड़ों से फारिग होने के बाद मैं अमूमन एक मखसूस रेस्टोरेंट में लंच के लिए जाता था और फिर वहाँ से उठकर मैं अपने दफ्तर पहुँच जाता था। बेशतर सामाईन को ये बात मालूम है कि मेरा ऑफिस सिटी कोठी के इलाके में है, एक कसीरुल मंजिला इमारत में है। मज़कूरा इमारत में ज़्यादातर वकला और कानून से मुताल्लिक लोगों के दफातर हैं। आप इस बिल्डिंग को एडवोकेट्स की सुपरमार्केट भी कह सकते हैं। मैं खा पी कर अपने दफ्तर पहुंचा तो कुर्बान शाह आमना के हमरा दफ्तर में मौजूद था। मैंने फ़ौरन उन्हें अपने चैम्बर में बुला लिया। रस्मी अलग सलग तो अदालत के बरामदे में हो चुकी थी। मैंने बराह रास्त उसकी तरफ देखते हुए पूछा, फरमाइए शाह जी, ठंडा चलेगा या गरम? न ठंडा और ना ही गरम बेग साहब, वो सादगी से बोला। बस आप मेरे हक़ में दुआ कर दें कि इस बार मैं इलेक्शन में ज़रूर कामयाब हो जाऊँ। आपके हक़ में ये दुआ तो मैं आपके कहे बगैर भी करते रहता हूँ शाह जी, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। आप यकीन करें, आपके दफ्तर में कदम रखने से पहले ही हमने एक रेस्टोरेंट में लाइट रिफ़्रेशमेंट किया है। वो अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोला, अब बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, वरना मैं कभी इनकार न करता। ओके, आपने कहा और मैंने आपकी बात पर यकीन कर लिया, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर आमना की तरफ देखते हुए कुर्बान शाह से इस्तिफसार किया, इस बीबी का क्या मसला है? नामी वो औरत जब अदालत के बरामदे में मुझसे मिली थी तो वो बिल्कुल बुरके में छुपी हुई थी, लेकिन अब उसने नकाब उलट दिया था और बड़ी उम्मीद भरी नज़र से मुझे देख रही थी। कुर्बान शाह ने ठहरे हुए लहजे में बताया, आमना के शौहर रियाज को पुलिस ने पकड़कर थाने में बंद कर रखा है और ये उसी की रिहाई के सिलसिले में आपसे मिलने आई है। वो लम्हे भर के लिए थमा, फिर अपने मखसूस अंदाज में बात मुकम्मल करते हुए बोला, ये बेचारी क्या आई है, बल्कि मैं इसे खुद पकड़कर आपके पास लाया हूँ। इसको तो ये भी पता नहीं है कि इस किस्म के मामलात में किसी काबिल वकील की क्या अहमियत होती है। आमना उधर ही मेरे इलाके में यानी औरंगी में रहती है। मेरे पास फरियाद लेकर पहुंची थी। मैंने उसकी बुप्ता सुनी और इस नतीजे पर पहुंचा कि इसका शौहर रियाज एक संगीन नौइयत के मामले में फंस चुका है। छुड़ाने के लिए किसी माहिर वकील को हाथ पांव मारना होंगे। मैं आमना को आपके पास लेकर आ गया हूँ। अब आप जाने और आपका काम। आमना नामी उस मुसीबत ज़दा औरत की उम्र लगभग 30 साल रही होगी। सेहत और नाक नक्शा बिल्कुल वैसा ही था जैसा अमूमन गरीब घरानों की औरतों का होता है। शौहर की गिरफ्तारी ने उसे बेहद परेशान कर रखा था। उसकी आंखों और चेहरे से वीरानी झलकती थी। मैंने बराह रास्त उसे मुखातिब करते हुए सवाल किया, आमना, पुलिस ने तुम्हारे शौहर को कब गिरफ्तार किया है? जी, 4 दिन पहले, वो कमज़ोर सी आवाज़ में बोली। 4 दिन पहले? मैंने उसी के अल्फाज को दोहराते हुए टेबल कैलेंडर की तरफ देखा। आज 17 अक्टूबर की तारीख है। इसका मतलब था कि पुलिस ने रियाज को 13 अक्टूबर को गिरफ्तार किया है। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि 13 अक्टूबर जुमेरात को? जी, उसने सर को जज्बाती जुम्बिश में कहा, जुमेरात को शाम में। पुलिस ने तुम्हारे शौहर को किस चक्कर में गिरफ्तार किया है? मैंने पूछा। मेरा ये मतलब है कि रियाज पर क्या इल्ज़ाम आयद किया गया है? आमना मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय कुर्बान शाह की तरफ देखने लगी और उस देखने में इमदाद तलबी के तासुरात नुमाया थे। चुनांचा कुर्बान शाह फ़ौरन उसकी मदद को लपका। मैं आपको बताता हूँ बेग साहब, उसने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा। आमना का शौहर रियाज एक ड्राइवर है। वो एक मज़दा यानी वैगन चलाता है। 13 अक्टूबर की दोपहर में उस मज़दा ने एक मोटरसाइकिल सवार को बुरी तरह कुचल डाला है। मोटरसाइकिल का तो जो हश्र होना था सो वो तो हुआ, लेकिन इस एक्सीडेंट का सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि मोटरसाइकिल पर सवार नौजवान मौके पर ही हलाक हो गया था। वो हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चला रहा था। उसकी खोपड़ी सड़क से टकराकर इस बुरी तरह चटकी के भेजा अंदर से निकलकर सड़क पर फैल गया था। उस मज़दा को चूंकि रियाज चला रहा था, इसलिए नौजवान के कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस ने रियाज को गिरफ्तार कर लिया है। कुर्बान शाह की बात पूरी होने से पहले ही मैंने अपने ख्यालात का इजहार कर दिया। अगले रोज़ पुलिस ने रियाज को अदालत में पेश करके उसका रिमांड हासिल कर लिया और वो पुलिस कस्टडी में है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके सांस को हमवार किया, फिर इजाफा करते हुए इस्तिफसार किया, है ना यही बात?
آپ کا اندازہ کافی حد تک درست ہے بیگ صاحب، قربان شاہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ کافی حد تک؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا شاہ جی؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں نے کافی حد تک کے الفاظ اس لیے استعمال کیے ہیں کہ آپ کے قائم کردہ اندازے میں ایک بات درست نہیں ہے۔ کون سی بات؟ میری دلچسپی دو چند ہو گئی۔ یہ کہ ایکسیڈنٹ کے وقت ریاض مزدہ چلا رہا تھا، قربان شاہ نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ کیا؟ میں بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ اگر ریاض حادثے کے وقت وہ ویگن نہیں چلا رہا تھا تو پھر پولیس نے ایسے نوجوان کی موت کا ذمہ دار اسے کیوں ٹھہرایا اور کیوں گرفتار کیا؟ یہی تو اس کیس کا پیچ ہے بیگ صاحب، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، جسے کھول کر آپ نے آمنہ کے شوہر کو اس مصیبت سے نجات دلانا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور گمبھیر لہجے میں کہا، میں تو اس پیچ کو کھولنے کے لیے اسکرو ڈرائیور بعد میں اٹھاؤں گا، پہلے آپ بیان کریں کہ اس کیس کے حوالے سے آپ کو کیا کچھ معلوم ہے۔ اس نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور مجھے بتانے لگا۔ قربان شاہ اور ملزم ریاض کی بیوی کی زبانی مجھے جو معلومات حاصل ہوئی، میں یہاں آپ کو اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس کیس کے پس منظر سے اچھی طرح واقف ہو جائیں اور عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ ایک بات کی وضاحت میں کرتا چلوں کہ ان میں سے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو مجھے بعد میں مختلف ذرائع سے معلوم ہوئی تھیں۔ میں نے واقعات کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے انہیں بھی شامل کر لیا ہے۔ اسی طرح بعض غیر ضروری باتوں کو میں نے اس داستان سے حذف کر لیا ہے، ہٹا دیا ہے۔ اس کے علاوہ چند سنسنی خیز باتوں کا ذکر میں نے دانستہ گول کر دیا ہے۔ یہ کہانی کا تقاضا ہے۔ بعد ازاں عدالتی کارروائی کے دوران میں ان اہم نکات کو اٹھایا جائے گا۔ اس کیس کا ملزم ریاض ڈرائیور اپنی فیملی کے ساتھ اورنگی کے علاقے میں رہائش پذیر تھا۔ اس کی اور آمنہ کی صرف ایک ہی اولاد تھی، 6 سالہ بیٹا فیاض، جو کلاس 2 میں پڑھتا تھا۔ ڈرائیونگ ریاض کا پیشہ تھا اور ان دنوں وہ ایک ایسی مزدہ چلا رہا تھا جو نارتھ کراچی سے ٹاور تک چلتی تھی۔ اس مزدہ کا نمبر وغیرہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس روٹ پر ریاض کے ساتھ دوسرا ڈرائیور داؤد چلایا کرتا تھا، جس کی رہائش گجر نالہ کے قریب تھی۔ صبح 5 بجے سے لے کر سپہر 2 بجے تک ریاض کو ویگن چلانا ہوتی تھی اور سپہر 2 بجے سے رات کے 1 تک داؤد ویگن کا ڈرائیور ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد لگ بھگ 4 گھنٹے مزدہ کو ریسٹ دیا جاتا تھا۔ ڈرائیوروں کی طرح کنڈکٹر وغیرہ کی بھی 2 شفٹ تھی جن کی ٹائمنگ ان کی سہولت کے مطابق سیٹ تھی۔ ریاض کے ساتھ عموماً مصدق اور داؤد کے ساتھ امیر جان ہوا کرتا تھا۔ ان لوگوں میں ڈیوٹی کی تبدیلی بھی انہی کی سہولت سے طے کر دی گئی تھی۔ ویگن کے مالک کو صرف اس بات سے غرض تھی کہ صبح 5 بجے سے آدھی رات تک ویگن کو سڑک پر موجود رہ کر سواریاں ڈھونا ہے اور نوٹ جمع کرنا ہے۔ لگ بھگ 40 سال پہلے آج کی طرح سڑکوں پر اتنا زیادہ رش نہیں ہوا کرتا تھا اور نہ ہی مسافر بردار گاڑیوں میں اور ویگنوں میں اتنی بڑی تعداد دیکھنے کو ملتی تھی۔ آج کل تو بعض روٹ کی ویگنیں پوری رات بھی سڑکوں پر رواں دواں رہتی ہیں۔ جن دنوں کا یہ واقعہ ہے، ریاض کی ڈیوٹی دن میں ہوا کرتی تھی۔ وہ صبح 5 بجے ویگن کی سیٹ پر بیٹھتا اور سپہر 2 بجے داؤد اس کی ڈیوٹی سنبھال لیا کرتا تھا۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ 5 بجے اور 2 بجے وغیرہ کوئی بلٹ ٹرین والی ٹائمنگ نہیں ہے، بلکہ اس میں 15-20 منٹ یا کبھی آدھے پون گھنٹے کا فرق بھی آ جاتا تھا۔ وہ چاروں انڈرسٹینڈنگ سے چلتے تھے اور ان کے کام میں کبھی پیچیدگی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وقوع کے روز یعنی 13 اکتوبر کی سپہر 2 بجے ریاض نے پیٹرول پمپ کے اسٹاپ پر مزدہ داؤد کے حوالے کی اور ایک گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر اورنگی کی جانب روانہ ہو گیا۔ داؤد کا گھر جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ گجر نالے کے قریب ہی تھا۔ وہ پیدل چلتے ہوئے پیٹرول پمپ کے اسٹاپ تک آ جاتا اور عموماً وہ یہیں سے ریاض سے ویگن لے لیا کرتا تھا۔ ریاض نے گھر پہنچ کر کھانا کھایا اور تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا۔ یہ اس کا معمول تھا۔ وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد اٹھتا، اپنے بیٹے سے تھوڑی سی گپ شپ لگاتا، اس کے بعد بیوی کا بتایا ہوا سودا صرف لینے اٹھ کھڑا ہوتا۔ ریاض کے زیادہ دوست نہیں تھے اور نہ ہی وہ دوستیاں پالنے کا عادی تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ رات کو جلد سو جانے کا بھی عادی تھا تاکہ صبح جلد اٹھ سکے اور ڈیوٹی کا آغاز کر سکے۔ 13 اکتوبر کو ریاض نے سودا صرف بیوی کے حوالے کرنے کے بعد کہا، آمنہ ابھی سورج غروب ہونے میں کافی ٹائم ہے، مجھے بال کٹوانے ہیں، حجام کی دکان تک جا رہا ہوں۔
बाल कटवाने का नंबर मैं आते वक्त ही ले आया था। ठीक है जाओ, आमिना ने सरसरी अंदाज में कहा। तुम्हें आकर नहाना भी होगा जब तक मैं खाना बनाती हूँ। रियाज घर से निकलकर हजाम की दुकान की जानिब रवाना हो गया। रियाज को घर से निकले अभी 10 मिनट ही हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। पता नहीं कौन है, आमना ने बड़बड़ाहट आमेज अंदाज में कहा, फिर अपने बेटे को आवाज दी। फैयाज, देखो जरा बाहर कौन आया है। कितनी जोर से दरवाजा बजा रहा है। वो दस्तक वाकई इतनी तेज थी कि आमना को अजीब सा महसूस हुआ था। उसी दौरान में एक मर्तबा फिर दरवाज़ा खटखटाया जा चुका था। वो काम छोड़कर किचन से बाहर निकल आई और एक मर्तबा फिर बेटे को आवाज़ दी। फैयाज। फैयाज घर के अंदर मौजूद नहीं था, वरना अब तक वो लपक कर आ जाता और दरवाज़ा खोल चुका होता। वो गालबन खेलने कूदने के लिए इधर उधर निकल गया था। जब तक आमना दरवाजे पर पहुंचकर उसे खोलती, एक मर्तबा फिर बड़े वहशियाना अंदाज में दरवाज़ा धड़धड़ाया जा चुका था। लाशऊरी तौर पर वो महसूस कर चुकी थी कि कहीं कोई गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़, वो उस तक नहीं पहुंच पाई थी। दरवाज़ा खोलकर उसका दिल धक से रह गया। दो वर्दीपोश अफराद दरवाजे के बाहर मौजूद थे। उनके उकब में चंद मोहल्ले वाले भी नजर आ रहे थे। पुलिस? बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। रियाज, ड्राइवर को बाहर भेजो, उन दोनों में से निस्बतन सीनियर वाले ने दुरुस्त लहजे में कहा। पुलिस वालों के बिगड़ते हुए तेवरों को साथ अपने सामने देखकर आमना खौफजदा हो गई थी। उसने डरी हुई आवाज में पूछा, रियाज से आपको क्या काम है? आज तक पुलिस वाले उनके दरवाजे पर नहीं आए थे। इस सूरत हाल ने उसका दिमाग घुमाकर रख दिया था। उसके लंगड़े इस्तेफसार पर पुलिस वाले ने पहले से भी ज्यादा सख्त लहजे में कहा, काम उसी को बताएंगे, तुम उसे बाहर भेजती हो या हम अंदर आए? रियाज उस वक्त घर में मौजूद नहीं है, आमना ने परेशानी के आलम में कहा। दोनों पुलिस वालों ने सवालिया नजरों से एक दूसरे को देखा। फिर सीनियर, जो कि एक सब इंस्पेक्टर था, उसने आमना से पूछा, तुम उसकी क्या लगती हो? वहां मौजूद लोगों में से एक बोल उठा, साहब, ये आमना रियाज की बीवी है। हाँ, आमना, सब इंस्पेक्टर ने बराह रास्त आमना की आंखों में देखते हुए सवाल किया। तुम्हारा शौहर घर में नहीं है तो किधर गया? वो बाल कटवाने नाई की दुकान तक गया है, आमना ने उसे बताया। हमें चक्कर देने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? सब इंस्पेक्टर के साथी कांस्टेबल ने घूर कर आमना की तरफ देखा। मैं क्यों चक्कर दूंगी? आमना ने कमजोरी सी आवाज में कहा। अगर आप लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा है तो घर की तलाशी ले लें। आमना की पेशकश पर एक मर्तबा फिर दोनों पुलिस वालों ने मायने खेज अंदाज में एक दूसरे को देखा। फिर सब इंस्पेक्टर ने ठहरे हुए अंदाज में कहा, अगर ज़रूरत पड़ी तो घर के एक एक छप्पे की तलाशी भी ले लेंगे। पहले ज़रा हम उस भगौड़े को हजाम की दुकान पर तो देख लें। भगौड़े को? आमना ने हैरत भरे लहजे में कहा। रियाज ने ऐसा क्या कर दिया है आखिर? उसने कत्ल किया है, सब इंस्पेक्टर ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। वो एक बंदे को मारकर भागा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आमना ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। पता नहीं आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं। रियाज क्यों किसी को कत्ल करेगा? सब इंस्पेक्टर ने इंकिशाफ अंगेज लहजे में बताया। उसने उधर बोर्ड ऑफिस के करीब एक मोटरसाइकिल वाले को कुचल डाला है। एक्सीडेंट के बाद वो और उसका कंडक्टर मुसाफिरों से भरी वैगन को जाए वकुआ पर छोड़कर फरार हो गए थे। हमने कंडक्टर अमीर जान को हिरासत में ले लिया है। उसी की निशानदेही पे हम रियाज को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए मुतवक्किफ हुआ तो फिर इजाफा करते हुए बोला, तुम्हारी समझ में आया कि हम रियाज को क्यों ढूंढते फिर रहे हैं या किसी और तरीके से समझाएं? आमना की परेशानी उरूज पर पहुंच गई। उसने तशवीश भरी आवाज़ में कहा, लेकिन रियाज के साथ तो दूसरा कंडक्टर मुसद्दिक हुआ करता है। उसके साथ पहला वाला या दूसरा वाला या तीसरा वाला कंडक्टर होता है, ये हमारा मसला नहीं है। सब इंस्पेक्टर ने मुड़ते हुए कहा, हमें फ़िलहाल तुम्हारे शौहर रियाज की तलाश है। उसी वक्त गली में मौजूद लोगों में से किसी ने आवाज़ बुलंद कहा, लो जी, वो देखो रियाज भी आ गया। पुलिस ने आओ देखा न ताओ रियाज को गिरफ्तार किया और गाड़ी में डालकर अपने साथ ले गए। रिमांड की मुद्दत पूरी होने के बाद पुलिस ने चालान अदालत में पेश कर दिया। उस दौरान में मेरी आमना और रियाज से एक एक मुलाकात हो चुकी थी। रियाज से मिलने के लिए मैं खुसूसन थाने गया था। ये केस जब मेरे हाथ में आया तो रियाज अदालती रिमांड पर पुलिस कस्टडी में था। रियाज से भी मुझे काफ़ी अहम मालूमात हासिल हुई थी, लेकिन सरेदस्त वो मैं आपके सामने बयान नहीं करूँगा। अदालती कार्रवाई के दौरान मैं मुनासिब मौके पर उनका जिक्र करूँगा। इन चंद दिनों में मैंने अपने तौर पर भी कोशिश करके बहुत सारे शवाहिद जमा कर लिए थे जो मैं अपने मौक्किल की हिमायत में इस्तेमाल कर सकता था। अलगर्ज
मैं ये केस लड़ने के लिए ज़हनी तौर पर पूरी तरह तैयार था। मैंने अपने वकालतनामे के साथ ही मुलजिम की ज़मानत के कागजात अदालत में दायर कर दिए। अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो मैंने अपने मौक्किल की ज़मानत के हक़ में दलाइल देते हुए कहा, जनाब आली, मेरा मौक्किल और इस केस का मुलजिम ड्राइवर रियाज़ अली एक मासूम और बेगुनाह शख्स है। उसे एक गहरी साजिश के तहत इस संगीन मुकदमे में मुलविस करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा मेरी मुअज़्ज़ज़ अदालत से इल्तिमास है कि इसकी दरख्वास्त ज़मानत पर हमदर्दाना गौर करते हुए उसे ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म जारी किए जाए। योर ऑनर, मेरे खामोश होते ही वकील इस्तिग़ासा बोल उठा। ये शख्स, उसने उंगली से कटहरे में खड़े हुए मुलजिम की जानिब इशारा करते हुए कहा, ये न तो मासूम है और न ही बेगुनाह, बल्कि मेरे नज़दीक तो ये एक इंतहाई चालाक और अय्यार शख्स है। इसका चेहरा एक धोखा है, एक फ़रेब है। ये यतीमों वाली सूरत बनाकर कमीनों वाले काम करता है। मैं पुरज़ोर अपील करता हूँ कि किसी कीमत पर भी इसकी ज़मानत को मंजूर न किया जाए। वो लम्हे भर के लिए मुतवक्किफ़ हुआ, फिर इजाफ़ा करते हुए बोला, ऐसे सफ़ाक और बेरहम लोगों को तो ऐसी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि दूसरों के लिए इबरत का सामान बन जाए। जनाब आली, इस अम्र में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि मेरा मौक्किल बेगुनाह है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, उसकी शराफत के सबूत के तौर पर मैं दर्जनों अफराद को यहाँ पेश कर सकता हूँ। इसकी शराफत का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि ये एक नौजवान की जान लेने के बाद जाए वक़्वा से फ़रार हो गया। मेरी बात पूरी होने से पहले ही वकील इस्तिग़ासा ने तंज़िया लहजे में कहा, ऐसे बेहिस कातिल को उसकी शराफत के साथ फांसी पर लटका देना चाहिए। जनाब आली, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, इस्तिग़ासा की जानिब से हालात का जो नक्शा खींचा जा रहा है हकीकत इसके बरअक्स है। मेरे मौक्किल ने किसी भी नौजवान मोटरसाइकिल सवार को वैगन के नीचे नहीं रौंदा, बल्कि मैं तो ये तक कहूँगा कि जब मज़दा का एक्सीडेंट हुआ मुलजिम रियाज़ ड्राइविंग सीट पर मौजूद ही नहीं था। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वकील इस्तिग़ासा ने इस्तेहज़ाई अंदाज में कहा, मुलजिम वैगन के ड्राइविंग सीट पर मौजूद नहीं था तो इसका तो ये मतलब हुआ कि वैगन खुद ब खुद चल रही थी। कोई नादीदा क़ुव्वत, कोई जीन भूत वगैरह उसे ड्राइव कर रहा था। मेरे फाजिल दोस्त, उसने उंगली से मेरी जानिब इशारा किया, फिर इजाफ़ा करते हुए बोला, ये अदालत का कमरा है, डाइजेस्ट के सफ़हात नहीं हैं। यहाँ आपके जो जी में आए वो नहीं बोल सकते हैं। आप जो भी बोलेंगे उसका बाकायदा सबूत पेश करना होगा। ये बात मुझे भी अच्छी तरह मालूम है माय डियर, मैंने एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए कहा। मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत के रूबरू जो कुछ भी कहूँगा उसका सबूत फराहम करना मेरी ज़िम्मेदारी होगी। अच्छा? वकील इस्तिग़ासा ने आंखें फैलाकर मुझे देखा और हैरत भरे लहजे में इस्तिफ़सार किया, तो क्या आप इस बात का सबूत फराहम कर सकते हैं कि वक़्वा के रोज़ जिस मज़दा की टक्कर से एक नौजवान मोटरसाइकिल सवार मौत के मुँह में चला गया, हादसे के वक्त उस मज़दा की ड्राइविंग सीट पर कोई जीन या भूत या कोई नादीदा मखलूक विराजमान थी? मैंने वकील इस्तिग़ासा की आंखों में आंखें डालकर बड़े एतमाद से कहा, इन तमाम उमूर का सबूत फराहम करना आपकी ज़िम्मेदारी है। मेरी ज़िम्मेदारी? उसने चौंक कर मुझे देखा और कदरे तेज़ लहजे में बोला, मेरी ज़िम्मेदारी क्यों? बताइए, मेरी ज़िम्मेदारी क्यों? आपकी ज़िम्मेदारी इसलिए मेरे फाजिल दोस्त, मैंने ठहरे हुए लहजे में अंदाज में कहा, कि जिन भूत और नादीदा मखलूक वगैरह के अल्फाज आपने अदा किए हैं, मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं, लिहाजा उनके हवाले से तमाम तर सबूत भी आप ही को फराहम करना होंगे। मैंने तो सिर्फ इतना अर्ज़ किया था। मैंने लम्हा तवक़्क़ुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफ़ा करते हुए कहा, जब मज़दा और मोटरसाइकिल का टकराव हुआ उस वक्त मेरा मौक्किल मज़कूरा मज़दा का ड्राइवर नहीं था, वो अपनी शिफ्ट मुकम्मल करके जा चुका था। आपका ख्याल है वैगन का कंडक्टर अमीर जान झूठ बोल रहा है? वकील इस्तिग़ासा ने तंज़िया अंदाज में कहा, एक्सीडेंट के बाद अमीर जान और मुलजिम एक साथ ही फरार हुए थे। पुलिस ने पहले अमीर जान को तलाश किया, फिर उसकी निशानदही पर मुलजिम को उसके घर से गिरफ्तार किया। एक मिनट माय डियर, मैंने हाथ उठाकर कता कलामी की और आवाज़ बुलंद कहा, कौन कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ, इस बात का फैसला मुअज़्ज़ज़ अदालत खुद करेगी। अभी तो इस केस की अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। फिर मैंने रोए सुखन जज साहब की जानिब मोड़ते हुए कहा, जनाब आली, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि मेरा मौक्किल बेगुनाह व बेकसूर है, एक गहरी साजिश के तहत मौके से फ़ायदा उठाते हुए उसे इस संगीन मामले में फंसाया गया है। वक्त आने पर मैं ये साबित कर दूंगा कि हादसे के वक्त मुलजिम वैगन ड्राइव नहीं कर रहा था। वो वक्त कब आएगा? वकील इस्तिग़ासा ने तेज़ आवाज़ में इस्तिफ़सार किया। आप अभी क्यों नहीं बता देते?
जज ने मेरी तरफ देखा और पूछा, बेग साहब, आप अपने मौक्किल की सफाई में जो कुछ कहना चाहते हैं उसे सरेदस्त सामने लाने में कोई कबाहत है? कबाहत की कोई बात नहीं, बदनज़मी है जनाब आली, मैंने शाइस्ता अंदाज में कहा। मैं चाहता हूँ अदालत की बाकायदा कार्रवाई के दौरान में मुनासिब मकामात पर उन नुकात का इजहार किया जाए जिससे साबित होता है कि हादसे के वक्त मेरा मौक्किल जाए वक़ुआ से कई किलोमीटर दूर अपने घर की तरफ रवाना था। मेरे फाजिल दोस्त वकील इस्तिगासा ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, मैं मानता हूँ कि आप एक बहुत अच्छे राइटर हैं। एक मकामी डाइजेस्ट में आपकी कहानियाँ बड़े तवातिर से शाये होती हैं। आप अल्फाज से खेलने का हुनर जानते हैं, लेकिन ये अदालत का कमरा है। कबाहत और बदनज़मी ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल से बात नहीं बनेगी। आपको अपना मौक़िफ़ मनवाने के लिए ठोस सबूत फराहम करना पड़ेंगे। मैंने एक तंज़िया नज़र वकील इस्तिगासा पर डाली, फिर जज से मुखातिब होते हुए कहा, जनाब आली, मैं अपने फाजिल दोस्त से उलझकर ख्वाह मुअज़्ज़िज़ अदालत का कीमती वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। इस बेचारे को तो इतना भी नहीं मालूम कि मैं कोई राइटर नहीं हूँ और ना ही किसी मुकामी डाइजेस्ट में मेरी कहानियाँ शाये होती हैं। वो वाक़यात दरहकीकत मेरे कामयाब केसेस के रवादाद होते हैं जिन्हें मैं नोट्स की शक्ल में इदारे के हवाले करता हूँ। फिर डाइजेस्ट वाले अपने एक मखसूस राइटर से उन वाक़यात को कहानी की शक्ल में लिखवा कर शाये करते हैं। बहरहाल, मैंने एक तवील सांस खारिज की और अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, मुअज़्ज़िज़ अदालत से मेरी इस्तदा है कि मेरे मौक्किल की दरख्वास्त ज़मानत को मंजूर करते हुए उसकी रिहाई के अहकामात सादिर किए जाएं। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, वकील इस्तिगासा ने कड़कदार आवाज़ में कहा, मुल्ज़िम को ज़मानत पर रिहा करना इंसाफ के उसूलों के खिलाफ होगा। ये कोई मामूली मारपीट या चोरी चकारी का केस नहीं। एक नौजवान इस वहशियाना वाक़ये में अपनी जान गंवा बैठा है। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मुल्ज़िम को जेल भेज दिया जाए। मैं अदालत के कमरे से निकलकर बाहर आया तो आमना मेरे साथ थी। हम दोनों पहलू ब पहलू चलते हुए उस सरकारी गाड़ी के करीब पहुंचे जो मुल्ज़िम रियाज को अपने साथ लेकर जेल की तरफ जाने वाले थे। हथकड़ी लगा रियाज गाड़ी के पास ही खड़ा था। मज़कूरा हथकड़ी का दूसरा सिरा एक पुलिस वाले के हाथ में था। मैंने उस पुलिस वाले से बात करके आमिना और रियाज की मुख्तसर मुलाकात का बंदोबस्त कर दिया। जब वो मियाँ बीवी चंद जज्बाती मुकालमात के बाद फारिग हुए तो जेल की गाड़ी मुल्ज़िम रियाज को लेकर वहाँ से रवाना हो गई। मैं पार्किंग लॉट की सिमत बढ़ा तो आमना ने मेरे साथ कदम उठाते हुए कहा, वकील साहब, अदालत ने तो रियाज की ज़मानत को मंजूर नहीं किया, अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। जी, क्या मतलब है? वो रुककर सवालिया नज़र से मुझे देखने लगी। मैंने कहा, नहीं आमना, आगे बढ़ती रहो। उसने मेरी हिदायत पर अमल करते हुए मेरे साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें खुदा के किए पर भरोसा नहीं है? मैंने उससे पूछा। ये बात नहीं है वकील साहब, वो बुरी तरह गड़बड़ा गई। खुदा तो जो भी करता है हमारे फ़ायदे के लिए ही करता है। मुझे खुदा पर पूरा भरोसा है। बस तो फिर जहन में बैठा लो कि खुदा किसी का भरोसा नहीं तोड़ता, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। अगर मैंने कहा है वही होगा जो मंजूर खुदा होगा तो इसका मतलब यही है कि खुदा तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के लिए जो अच्छा समझता है वही होगा। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस खारिज की, फिर आमना की आंखों में देखते हुए सवाल किया, क्यों आमना, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं वकील साहब, वो जल्दी से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं दरअसल उलझ कर रह गई थी। कैसी उलझन? बातें करते हुए हम पार्किंग लॉट तक पहुँच गए थे। उसने मेरे सवाल के जवाब में बताया, असल में मैं उम्मीद कर रही थी कि अदालत रियाज को ज़मानत पर रिहा कर देगी। दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं, मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा। फिर मुख्तसर अल्फाज में उसे समझाया कि कत्ल के मुल्ज़िम की ज़मानत में किस किस्म की रुकावटें होती हैं। वो पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनती रही और मेरे खामोश होने पर उसने डरते डरते पूछा, वकील साहब, आपको यकीन है ना रियाज इस केस से बाइज़्ज़त बरी हो जाएगा? इंशाअल्लाह, मैंने तहे दिल से कहा। मुझे रियाज के बाइज़्ज़त रिहाई की पूरी उम्मीद है। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे, वो जज्बात से मग़लूब आवाज़ में बोली। शाह साहब ने आपकी बहुत तारीफ़ की है। शाह साहब से इसकी मुराद कुर्बान शाह से थी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। सब तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए हैं जिसने मुझे, तुम्हें, शाह साहब और कुल जहां को पैदा किया है। शाह साहब चूँकि ख़ुद बहुत अच्छे इंसान हैं इसलिए वो मेरी भी तारीफ़ कर देते हैं। वकील साहब, आपने हौसला दिलाया है तो मेरी जान में जान आई है, वो इत्मीनान भरी सांस खारिज करते हुए बोली। मुझे यकीन है आप मेरे शौहर को बाइज़्ज़त बरी करा ही लेंगे, आप पूरा ज़ोर लगा देंगे। मैं अपने हर क्लाइंट के मामले में पूरा ज़ोर ही लगाता हूँ आमना, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। फिर फैसला अपने मालिक पर छोड़ देता हूँ और
میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، میرے مالک نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا، اسی لیے میں تمہارے شوہر کے کیس میں بھی پر امید ہوں۔ اب میں آپ کے پاس کب آؤں وکیل صاحب؟ اس نے تشکرانہ آمیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اگلی پیشی 15 دن کے بعد ہے، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہماری آئندہ ملاقات عدالت کے کمرے میں ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، لیکن ان 15 دنوں کے دوران میں اگر تمہیں اس کیس کے حوالے سے کوئی اہم بات یاد آ جائے یا کہیں سے کوئی ایسی بات پتہ چلے جو تمہارے شوہر کی رہائی کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہو تو تم 15 دن گزرنے کا انتظار نہیں کرو گی۔ تم ایسی صورت میں کسی بھی وقت مجھ سے آ کر مل سکتی ہو یا کم از کم مجھ سے فون پر رابطہ کر سکتی ہو۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھ لیا، میرا وزٹنگ کارڈ تم نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے نا؟ جی وکیل صاحب، وہ اپنے پرس کو تھپتھپاتے ہوئے بولی، وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ اس کارڈ پر میرے آفس اور گھر کے ٹیلی فون نمبرز موجود ہیں۔ میں نے کہا، ضرورت پڑنے پر تم فوراً مجھ سے رابطہ کرنا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے رخصت ہو گئی۔ میں اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ عدالت کی ابتدائی کارروائی خاصی بور اور ٹیکنیکل ہوتی ہے، لہٰذا میں نے اس تفصیل میں جانے سے ہمیشہ گریز کیا ہے تاکہ آپ کے قیمتی وقت اور سسپینس کی قیمتی صفحات ضائع نہ ہونے پائے۔ لگ بھگ 2 ماہ کے بعد عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے گمبھیر آواز میں فرد جرم پڑھ کر سنائی، ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ میرے موکل نے نہایت ہی مختصر اور جامع بیان ریکارڈ کرایا تھا۔ بیان مکمل ہوا تھا، وکیل استغاثہ کسی بھوت کے مانند اس سے لپٹ گیا۔ کم و بیش 20 منٹ تک وکیل استغاثہ ملزم پر جرح کرتا رہا۔ اس نے مختلف زاویوں سے کم از کم 2 درجن سوالات کیے ہوں گے۔ میری ہدایت کی روشنی میں ریاض نے گہری سنجیدگی سے 2 ٹوک اور مختصر جواب دیے تھے۔ وکیل استغاثہ کی جرح موقوف ہوئی تو میں ایکیوٹ باکس کے قریب چلا گیا۔ میں نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور اپنے موکل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مسٹر ریاض، تمہیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ جناب، یوں سمجھے کہ اس کام میں ساری عمر گزر گئی ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تمہاری عمر اس وقت کتنی ہوگی؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے بتایا، لگ بھگ 35 سال۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم پچھلے 35 سال سے ویگن چلا رہے ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میں نے گہری سنجیدگی سے سوال کیا۔ جی؟ وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا، پھر جلدی سے سنبھلتے ہوئے بولا، آپ نے میری بات کا کوئی اور ہی مطلب نکال لیا ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انسان پیدائش کے فوراً بعد ہی کام دھندے پر لگ جائے۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے کہا۔ واقعی یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک دن کا بچہ ویگن ڈرائیور کرنے لگے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہیں مزدا وغیرہ کی ڈرائیونگ کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میرا انداز ہے کم از کم 15 سال، اس نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے اس کام میں تم اچھی خاصی مہارت رکھتے ہو؟ جی بالکل، وہ جلدی سے بولا۔ اس میں کیا شک ہے؟ کوئی شک نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ جس مزدا نے نوجوان موٹر سائیکل سوار کو ٹکر مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا، اس کی ڈرائیونگ تم کتنے عرصے سے کر رہے تھے؟ میں یہ تمام تر سوالات ایک خاص مقصد کے تحت کر رہا تھا۔ مجھے کچھ چیزیں رجسٹر کرانا تھی جو میں رفتہ رفتہ غیر محسوس انداز میں اسٹیبلش کرتا چلا جا رہا تھا۔ وکیل استغاثہ اور انکوائری آفیسر میری ان حرکات پر خاصے بے چین دکھائی دیتے تھے۔ ان کی اس بے چینی میں برہمی کی جھلک تھی، لیکن مجھے ان کے جذبات اور احساسات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ملزم ریاض نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، میں اس مزدا پر پچھلے 1 سال سے ڈیوٹی دے رہا ہوں۔ پچھلے 1 سال سے؟ میں نے سوچتے ہوئے دہرایا، پھر کہا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ باقی کے 14 سال تم دوسری ویگنوں اور بسیں کو چلاتے رہے ہو۔ بسیں نہیں، صرف اور صرف مزدا، وہ تصحیح کرنے والے انداز میں بولا۔ میں نے ان 15 سالوں میں لگ بھگ ہر روٹ کی مزدا چلائی ہے۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، پھر تو آپ تمام ویگن کے مالکان کو جانتے ہوں گے؟ بہت اچھی طرح، وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ نہ صرف مزدا مالکان کو بلکہ میں کراچی کے تمام ہی ڈرائیور اور کنڈکٹروں کو بھی جانتا ہوں اور پہچانتا ہوں۔ کیا وہ لوگ بھی تمہیں جانتے اور پہچانتے ہیں؟ جی عالی جناب، اس نے اقرار کیا۔ میں نے جرح کے دائرے کو بتدریج تنگ کرتے ہوئے کہا، پھر تو تمہارے بڑے مزے ہوں گے۔ تم جس بھی مزدا میں قدم رکھتے ہوں گے وہ تم سے کرایہ وغیرہ نہیں لیتے ہوں گے؟
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वो तस्दीकी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं कराची की किसी भी वैगन में सवार हो जाऊं, किराया भाड़ा देने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। अगर मज़दा का कंडक्टर कोई नया हो तो ड्राइविंग सीट से फ़ौरन आवाज़ आ जाती है, बच्चे उस्ताद रियाज से किराया नहीं लेना। वो इतना बताकर लम्हे भर के लिए मुतवक्किफ़ हुआ, फिर एक इत्मीनान भरी सांस खारिज करते हुए बोला, ऐसा कभी कभार होता है, वरना ड्राइवर को आवाज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आती। अल्लाह का बड़ा करम है, सब कंडक्टर मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह का ये करम हमेशा तुम्हारे साथ रहे, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। फिर सवालात के ज़ाविये को यकसर तब्दील करते हुए इस केस के मुल्जिम और अपने मौकिल से पूछा, कातिल मज़दाह पर तुम्हारी ड्यूटी के औकात क्या हैं? ड्यूटी के औकात बदलते रहते थे, उसने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। जिस दिन यह हादसा पेश आया मैं सुबह की ड्यूटी में चल रहा था। सुबह की ड्यूटी में? मैंने ज़ेरे लब दोहराया, मसलन कब से कब तक? सुबह के 5 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, सुबह 5 बजे तुम मज़दा को कहाँ से पकड़ते थे? उसके अड्डे से, मुल्जिम ने बताया। और दोपहर 2 बजे कहाँ छोड़ते थे? मैंने सवाल किया। नाजिम आबाद में। लेकिन, मैंने उलझन ज़दा अंदाज में कहा, नाजिम आबाद में किस जगह? पेट्रोल पंप के स्टॉप पर, उसने बड़े सुकून से जवाब दिया। पेट्रोल पंप के स्टॉप पर? मैंने हैरत भरे लहजे में दोहराया। पेट्रोल पंप के आसपास तो कोई भी वैगन अड्डा नहीं है। हाँ, वहाँ वाकई कोई वैगन का अड्डा नहीं है, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं अपनी और दाऊद की आसानी के लिए पेट्रोल पंप के स्टॉप पर मज़दा छोड़ देता था। दाऊद? मैंने ज़ेरे लब दोहराया। दाऊद वही ड्राइवर है ना जो तुम्हारे बाद मज़दा की ड्राइविंग सीट संभाल लेता था? जी हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, वो जल्दी से बोला। एक बात समझ में नहीं आई। मैंने उलझन में मुब्तला होने की अदाकारी करते हुए कहा, ये पेट्रोल पंप के स्टॉप पर ड्यूटी तब्दील करने में तुम्हारी और दाऊद की कौन सी सहूलत छुपी हुई थी? बाज़ औक़ात जरह के दौरान में कटहरे में खड़े हुए शख्स से बहुत से ऐसे सवालात भी करना पड़ते हैं जो बादियुन नज़र में इंतहाई सादा और आम से होते हैं। ड्यूटी की तब्दीली वाला सवाल भी कुछ इसी नोयत का था। मैं इस हवाले से पूरी तफसील से आगाह था, लेकिन यहाँ मुल्ज़िम की ज़ुबान से ये हक़ाइक़ कहलवाने का एक ख़ास मकसद था। मैं दरअसल चंद अहम पॉइंट्स अदालत के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड करवाना चाहता था, जिसकी मदद से बाद में वकील इस्तिग़ासा से बआसानी खेल खेल सकता था। मेरे सवाल के जवाब में मुल्जिम ने बताया, देखें जी, वो थूक निगलते हुए बोला, दरअसल दाऊद की रिहाइश गजर नाला के इलाके में वाक़ है। वो बआसानी टहलते हुए अपने घर से पेट्रोल पंप के स्टॉप तक आ जाता था, और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, उसने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफ़ा करते हुए बोला, जनाब, मुझे पेट्रोल पंप के स्टॉप पर से अपने घर औरंगी जाने के लिए बिल्कुल सीधी मज़दा मिल जाती थी। ओह, मैंने मुतासिफाना अंदाज में कहा, यह सहूलत थी तुम दोनों की, भाई, बहुत ज़बरदस्त। मुल्जिम की समझ में न आया कि वो मेरे इस तबसरे पर किस किस्म के रद्द अमल का इजहार करे। वो महज अज़बात में गर्दन हिलाकर रह गया। मैंने जरह के सिलसिले को समेटते हुए मज़दा एक्सीडेंट केस के मुल्जिम से पूछा, ज़रा सोच कर बताओ, वक़ुआ के रोज़ तुमने कितने बजे मज़दा की ड्राइविंग सीट छोड़ी थी? ठीक 2 बजे, उसने ठोस अंदाज में जवाब दिया। तुम्हें औरंगी की मज़दा पकड़ने के लिए पेट्रोल पंप के स्टॉप पर कितनी देर इंतज़ार करना पड़ा था? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, 1 सेकंड भी नहीं, वो तुरंत बोला। उधर से अपनी मज़दा दाऊद के हवाले की, इधर औरंगी जाने वाली 2 मज़दा स्टॉप पर बस आकर खड़ी हो गई। मैं फ़ौरन एक मज़दा में सवार होकर अपने घर की जानिब चल पड़ा। वो सांस लेने के लिए मुतवक्किफ़ हुआ, फिर इजाफ़ा करते हुए बोला, बाज़ औक़ात तो इस पट्टी पर मेरे रूट की 4-4 मज़दा खड़ी मिल जाती हैं, और उनमें ख़ासी रेस वग़ैरह भी होती है, लांदी से औरंगी तक, जैसे वो किसी मुकाबले में दौड़ रही होती हैं। तुम वक़वा के रोज़ 2 में से 1 मज़दा पर सवार हो गए। मैंने मुल्ज़िम को असल मौजू की तरफ लाते हुए कहा, ज़रा सोच कर बताओ, तुम जिस मज़दा में बैठकर उस रोज़ अपने घर पहुँचे थे, उसका ड्राइवर तुम्हें पहचानता है? इसमें सोचने की क्या बात है जनाब, वो हैरत आमेज़ लहजे में बोला। मैं उस्ताद रफ़ीक की मज़दा में बैठकर घर गया था। क्या उस्ताद रफ़ीक को इस बात का पता चल गया था कि तुम उसकी मज़दा में मौजूद हो? मैंने गहरी संजीदगी से पूछा। जी हाँ, उसने सर को अज़बाती जुम्बिश दी। हमारे दरमियान थोड़ी सी गपशप भी हुई थी। मैंने जरह के ज़ाविये को कदर तब्दील करते हुए सवाल किया। इस्तिग़ासा की रिपोर्ट के मुताबिक मज़दा और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट 13 अक्टूबर की सह पहर लगभग 2:15 बजे बमुकाम बोर्ड ऑफिस पेश आया था। मज़कूरा मज़दा टावर से नॉर्थ कराची की तरफ जा रही थी। अलावा अजीब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि मोटरसाइकिल पर सवार नौजवान नासिर महमूद की मौत 13 अक्टूबर की सपहर
2 और 2:30 बजे के दरमियान वाक़या हुई थी। अगर इस वक्त को फिक्स करने की कोशिश करें तो लामहला ये वक्त 2:15 बजे सपहर ही करार पाएगा, यानी ऐन हादसे के वक्त। जिस अंदाज में नासिर महमूद को हादसा पेश आया था, उसमें किसी ज़िंदगी को मौत में बदलते हुए महज 2-3 सेकंड ही लगते हैं। मैंने थोड़ा तवक्कुफ़ करके एक सुकून भरी सांस खारिज की, फिर मुलजिम की आंखों में देखते हुए सवाल किया, अच्छी तरह सोच कर बताओ वक़्वा के रोज़ ठीक 2:15 बजे सपहर तुम कहाँ थे? देखिए जनाब, वो गहरी संजीदगी से बोला, मैं ठीक 2 बजे पेट्रोल पंप के स्टॉप से औरंगी जाने वाली मज़दा पर सवार हुआ और फिर ठीक 2:30 बजे अपने घर के स्टॉप पर उतरा था। यानी 2 से 2:30 बजे तक का टाइम मैंने सफ़र में गुजारा था। जहाँ तक 2:15 बजे के वक्त का ताल्लुक है, उसने पुरसोच अंदाज में लम्हाती तवक्कुफ़ किया, फिर इजाफा करते हुए बोला, उस वक्त शायद मज़दा मेट्रोविल वाली चढ़ाई पर थी। यानी तुम 2:15 बजे उस मज़दा की ड्राइविंग सीट पर मौजूद नहीं थे जिसने बदनसीब मोटरसाइकिल सवार नासिर महमूद की बाइक को टक्कर मारी और आनन फानन उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया। नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं। उसने बड़ी शिद्दत से गर्दन को नफ़ी के अंदाज में झटका दिया। मैं तो उस वक्त जाए वक़्वा से कई मील दूर था। क्या तुम अपने इस बयान को साबित कर सकते हो? मैंने ठहरे हुए लहजे में दरियाफ्त किया। जी हाँ, बिल्कुल साबित कर सकता हूँ, उसने मजबूत अंदाज में जवाब दिया। मैंने पूछा, किस तरह साबित करोगे? उस्ताद रफ़ीक की गवाही से, जिसके मज़दा में मैं मौजूद था। क्या तुम्हारी खातिर उस्ताद रफ़ीक अदालत में आकर बयान देने पर तैयार हो जाएगा? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। वो पुरजोश लहजे में बोला, मुझे 100% यकीन है जनाब कि वो यकीनन आ जाएंगे। मुझे मुलजिम से और कुछ नहीं पूछना है जनाब आली। मैंने जज की तरफ देखते हुए जरह को मौकूफ़ करते हुए कहा। अदालत का वक्त ख़त्म होने में चंद मिनट बाकी थे। जज ने दोनों वकला, तफ्तीशी अफसर, मुलजिम और हाज़िरीन अदालत को बड़ी गहरी नज़रों से बारी बारी देखा, फिर 10 रोज़ के बाद की तारीख देकर अदालत को बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। अगली पेशी पर मैंने अदालत से दरख्वास्त की कि इस्तिग़ासा के गवाहों के बयानात से पहले मैं इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर से चंद सवालात करना चाहता हूँ। जज ने मेरी फरमाइश को फ़ौरन पूरा कर दिया। इंक्वायरी ऑफिसर ओहदे के एतबार से एक SI था, यानी सब इंस्पेक्टर। जज के इशारे पर वो विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हो गया। मैंने खंखार कर गला साफ किया और IO से पूछा, सब इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अशफाक हुसैन, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, आपको इस हादसे की इत्तला कब और किसने दी? उसने एक लम्हा सोचा, फिर जवाब दिया, एक ट्रैफिक सार्जेंट जाए वक़्वा के करीब ही मौजूद था। उसी सार्जेंट ने वायरलेस पर फ़ोन करके हमें इस वाक़े की इत्तला दी थी। वो सांस लेने के लिए मुतवक्किफ़ हुआ, फिर इजाफ़ा करते हुए बोला, मेरे ख़्याल में उस वक्त सपहर के 2:30 बजे थे। आप जाए वक़्वा पर कब पहुँचे? मैंने उससे इस्तिफ़सार किया। उसने जवाब दिया, 3 बजे। और आप जब जाए वक़्वा पर पहुँचे तो मज़कूरा मज़दा के ड्राइवर और कंडक्टर गायब हो चुके थे। मैंने सवालिया नज़र से उसे देखते हुए पूछा। जी हाँ, वो इस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने जराह के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, जाए वक़्वा पर पहुँचकर आपने क्या किया? जनाब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला, इस किस्म के ख़तरनाक हादसात में सबसे पहले हादसे का शिकार होने वाले शख्स की परवाह की जाती है। मैंने सबसे पहले ज़ख्मी नौजवान नासिर महमूद को देखा और पहली फुर्सत में मैं उसको अस्पताल पहुंचाने का बंदोबस्त करने में लग गया। उसके बाद मैं मामूल की तफ्तीश में मसरूफ़ हो गया था। ज़ख्मी नौजवान, मैंने जहर खंदा लहजे में इंक्वायरी ऑफिसर के अल्फाज को दोहराया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उस नौजवान की मौत 2 या 2:30 बजे के दरमियान वाक़या हो गई थी। आपने बताया कि आप लगभग 3 बजे जाए वक़्वा पर पहुँचे थे। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप जाए वक़्वा पर पहुँचे तो वो नौजवान इस दुनिया से उस दुनिया में मुंतकिल हो चुका था। इलावा अज़ी, उसकी खोपड़ी का जो हशर हुआ था उसमें ज़िंदा बच जाने के इम्कानात सिफ़र के बराबर होते हैं। लिहाजा मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफ़ा करते हुए कहा, लिहाजा उस बदनसीब नौजवान के लिए ज़ख्मी नौजवान के अल्फाज इस्तेमाल करना उसके जस्द खाकी के साथ सरासर नाइंसाफ़ी होगी। आयो साहब, आपका क्या ख्याल है इस मसले पर? मैं आपके ख्याल से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ वकील साहब, वो माकूलियत का मुजाहरा करते हुए बोला। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए इस्तिफसार किया, क्या आप मेरे इस ख्याल से भी इत्तेफाक करते हैं कि इस हादसे में सरासर मज़दा ड्राइवर का कसूर था? जी हाँ, उसने बड़े एतमाद से सर को अज़बाती जुम्बिश दी और बताने लगा,
جب ہی تو ایکسیڈنٹ کی سنگینی کو بھاپتے ہی اس مزدہ کا ڈرائیور اور کنڈکٹر فوراً وقوع سے فرار ہو گئے تھے۔ اس نوعیت کے حادثاتی اموات کے بعد یہ لوگ پلک جھپکتے میں نہایت ہوشیاری کے ساتھ اڑن چھو ہو جاتے ہیں۔ لیکن جناب، میں نے آئی او کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کوئی مجرم چاہے کتنا بھی جا چھپے مگر پولیس کی نظر سے وہ خود کو چھپا نہیں سکتا۔ آپ موت کے مانند تعاقب کرتے ہوئے اس کی شہرک تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بالکل درست فرما رہے ہیں آپ، وہ فخریہ انداز میں سینہ پھلاتے ہوئے بولا۔ ہماری پھرتیوں کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے 5 بجے مزدہ کے کنڈکٹر امیر جان کو گرفتار کیا اور اس کی نشاندہی اور رہنمائی پر 6 بجے ملزم ریاض بھی ہمارے قبضے میں تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ٹریفک سارجنٹ کا ذکر کیا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس سلسلے میں اس سارجنٹ نے ہم سے بہت تعاون کیا ہے۔ مذکورہ سارجنٹ کا قاتل مزدہ اور اس کے ڈرائیور کنڈکٹر سے پہلے بھی کئی بار واسطہ پڑ چکا ہے۔ وہ اس ٹرانسپورٹر کو بھی جانتا ہے، قاتل مزدہ جس کی ملکیت ہے۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر موقع سے فرار ہو چکے تھے، لہٰذا سارجنٹ کی نشاندہی پر ہم نے مذکورہ ٹرانسپورٹر سے رابطہ قائم کر لیا۔ وہ چند لمحات کے لیے متوقف ہوا اور ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنے بیان کو مکمل کرتے ہوئے بولا۔ مزدہ کے مالک نجیب آفریدی نے ہمیں کنڈکٹر امیر جان کے گھر کا پتہ بتا دیا اور کہا کہ ہم ڈرائیور ریاض کے بارے میں کنڈکٹر ہی سے پوچھیں، وہ ملزم کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ یہ معلومات فراہم کرنے کے ساتھ ہی نجیب آفریدی نے اپنے بندوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم سے جوڑ توڑ کی بھی کوشش شروع کر دی تھی، لیکن ہم نے اس کی ایک نہ سنی اور پہلی فرصت میں امیر جان کے گھر پہنچ گئے۔ کیا امیر جان وقوع سے فرار ہونے کے بعد اپنے گھر میں جا چھپا تھا؟ میں نے آئی او سے استفسار کیا۔ نہیں جناب، امیر جان کو پکڑنے کے لیے ہمیں بہت بھاگ دوڑ کرنا پڑی تھی۔ وہ اپنے کارناموں کی کہانی سناتے ہوئے بڑا خوش دکھائی دے رہا تھا۔ امیر جان کی رہائش ادھر بنارس میں ہے۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو وہ وہاں نہیں ملا۔ ادھر ادھر سے پوچھ گچھ کی تو ایک آدمی نے بتایا کہ وہ سہراب گوٹ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ ہے، وہیں پر آپ کو مل سکتا ہے۔ ہم آنن فانن سہراب گوٹ پہنچ گئے۔ وہاں گلداد نامی ایک شخص کا کھانے اور چائے کا موبائل ہوٹل ہے۔ ہم نے نہایت ہوشیاری کے ساتھ ہوٹل پر چھاپا مارا اور ٹھیک 5 بجے مزدہ کا کنڈکٹر امیر جان ہماری حراست میں تھا۔ پھر اس کی نشاندہی پر ہم نے 6 بجے کے قریب ملزم ریاض کو بھی گرفتار کر لیا۔ گرفتار شدہ ریاض اس وقت ملزموں کے کٹہرے میں کھڑا ہے، جبکہ امیر جان کی گلو خلاصی کے بعد آپ نے اسے استغاثہ کی گواہوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے نا؟ میں نے تفتیشی افسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ امیر جان کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ حادثے کے وقت جائے وقوع سے فرار ہو گیا تھا۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس بیچارے کا تو کوئی ہاتھ ہی نہیں تھا، لہٰذا ہم نے اسے استغاثہ کا گواہ بنا لیا ہے۔ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم ریاض کو آپ نے اس لیے نہیں چھوڑا کہ آپ کے خیال میں وہ حادثے کا ذمہ دار ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی غلطی یا بے پرواہی کے سبب موٹر سائیکل سوار موت کے منہ میں چلا گیا تھا، یہی بات ہے نا؟ جی ہاں، یہی بات ہے، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ میں نے کڑے لہجے میں دریافت کیا۔ آئیو صاحب، آپ نے موقع کی تفتیش کے دوران میں مزدہ کے اسٹرنگ پر سے ڈرائیور کے فنگر پرنٹس تو ضرور اٹھائے ہوں گے، لیکن استغاثہ کے موٹے تازی پلندے میں مجھے فنگر پرنٹس کی رپورٹ کہیں دکھائی نہیں دی۔ یہ رپورٹ آپ کو اس لیے نہیں نظر آئی کہ ہم نے فنگر پرنٹس اٹھائے ہی نہیں، اس نے بڑے ریلیکس انداز میں جواب دیا۔ کیوں؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ اس لیے کہ ہم نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی، وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولا۔ ٹریفک سارجنٹ کی مدد سے ہم نے مزدہ کے مالک کا سراغ لگا لیا تھا اور جب امیر جان ہمارے ہتھے چڑھا تو اس نے بتایا کہ اس کے ساتھ ہی ملزم بھی مزدہ چھوڑ کر جائے وقوع سے فرار ہو گیا تھا۔ ہمارے لیے امیر جان کی گواہی بڑی معتبر ہے کہ حادثے کے وقت ملزم مزدہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس گواہی کے بعد کسی فنگر پرنٹس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ ویری گڈ، میں نے استہزائی انداز میں کہا۔ آئیو صاحب، یہ معلومات فراہم کرنے کا بے حد شکریہ۔ پھر میں کرسی انصاف پر بیٹھے ہوئے جج کی جانب مڑا اور بآواز بلند کرارے لہجے میں کہا، جناب عالی، تفتیشی افسران اشفاق حسین سب انسپکٹر کے دعوے نما بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ استغاثہ کی عمارت صرف اور صرف امیر جان کے بیان پر استدعا ہے۔ یعنی اگر کسی بھی طرح سے یہ ثابت ہو جائے کہ امیر جان سراسر غلط بیانی سے کام لے رہا ہے تو یہ
केस खुद बखुद खारिज हो जाएगा। आई एम राइट सर? बेग साहब, आपने जो नुक्ता उठाया है उसमें बड़ा वजन है, जज ने अज़बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। क्या आप साबित कर सकते हैं कि इस्तिगासा के गवाह अमीर जान का बयान मबनी बर दरोग है, यानी झूठा है? एग्जैक्टली, मैंने पुरवसूख अंदाज में कहा। वक्त आने पर मैं अपनी ज़ुबान से अदा होने वाले एक एक लफ्ज़ को साबित कर सकता हूँ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील इस्तिगासा ने तेज़ आवाज़ में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए कहा। सिर्फ एक अमीर जान ही की तो गवाही पर मौकूफ़ नहीं है जनाब। इस्तिगासा के गवाहों की फहरिस्त में उस मज़दा के वो पैसेंजर भी हैं जो उसमें शामिल थे, जो इस बात की गवाही देंगे कि हादसे के वक्त मुलजिम रियाज ही मज़दा चला रहा था। इंक्वायरी ऑफिसर ने अपने खलीफ और इस केस के सरकारी वकील के बाजू मजबूत करते हुए कहा। जनाब आली, मौके की कार्रवाई के दौरान मैंने 2 मुसाफिरों के नाम और पते और टेलीफोन नंबर नोट कर लिए थे। मैंने उन्हें इस बात का पाबंद कर दिया है कि बवक्त ज़रूरत गवाही के लिए उन्हें अदालत में आना होगा। वकील इस्तिगासा ने उन्हीं 2 अफराद का हवाला दिया है। ये दोनों गवाह मुलजिम को सूरत देखते ही पहचान लेंगे। बहुत खूब, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। जब उन मुसाफिर गवाहों की शहादत के लिए अदालत में पेश किया जाएगा तो मैं उन्हें भी अच्छी तरह देख लूँगा। मैंने लफ्ज़ देख पर अच्छा खासा जोर दे डाला था। फिर मेरा रुए सुखन जज साहब की जानिब घूम गया। जनाब आली, अगर मौजूद अदालत की इजाज़त हो तो मैं इंक्वायरी ऑफिसर से चंद निहायत ही अहम सवाल करना चाहता हूँ। इस वक्त उसूली तौर पर मैं इंक्वायरी ऑफिसर पर जरा कर रहा था। अशफाक हुसैन विटनेस बॉक्स में खड़ा था और मेरे सवालात के जवाब दे रहा था, लिहाजा जज से दोबारा इजाज़त लेने की चंदा ज़रूरत नहीं थी। मैंने महज ज़ेब जराह के लिए जज से दरख्वास्त की थी। जज ने अदालत के कमरे में लगे हुए दीवार गिर क्लॉक की तरफ देखा, फिर बड़े फराख दिलाना अंदाज में बोला, बेग साहब प्लीज़ प्रोसीड। मैं इंक्वायरी ऑफिसर की तरफ मुतवज्जा हो गया। आयो साहब, क्या आपने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को अच्छी तरह पढ़ा है? उसके चेहरे पर उलझन की लकीरें नमूदार हुई। एक लम्हा सोचने के बाद उसने जवाब दिया, जी हाँ, मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को अच्छी तरह देखा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल नौजवान की मौत का वक्त क्या बताया गया है? मैंने उससे ये सवाल किया। दोपहर 2 और 2:30 बजे के दरमियान, उसने जवाब दिया। क्या आप पिछली पेशी में अदालत में मौजूद थे? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। जब मैंने मुलजिम पर तफसीली जराह की थी, आप थे? आप भी कमाल करते हैं वकील साहब, वो हैरत से आंखें फैलाते हुए बोला। किसी भी केस में तफ्तीशी अफसर को तो हर पेशी में अदालत में हाजिर रहना पड़ता है। तो आपका जवाब अज़बात में है। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। अगर आप उस वक्त अदालत के कमरे में जिस्मानी तौर पर मौजूद और जहनी तौर पर हाजिर थे तो फिर आपने मुलजिम को ये बयान करते हुए सुना होगा कि वो वक़ुआ की दोपहर ठीक 2 बजे उस्ताद रफ़ीक की मज़दा पर पेट्रोल पंप के स्टॉप से सवार हुआ था और 2:30 बजे वो अपने घर औरंगी टाउन पहुंचा था। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिस दौरान में नौजवान नासिर महमूद की मौत वाक़ हुई, वो तमाम वक्त मुलजिम जाए वक़ुआ से मीलों दूर एक वैगन में सफ़र कर रहा था। लिहाजा आपकी अक़ल के मुताबिक। मैं सांस लेने के लिए मुतवक्किफ़ हुआ, फिर ड्रामाई अंदाज में इजाफ़ा करते हुए पूछा, आइयो साहब, आपकी अक़ल के मुताबिक ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स पेट्रोल पंप नाजिमाबाद से मज़दा पर सवार होकर औरंगी की तरफ जा रहा हो और एन उसी वक्त वो एक दूसरी मज़दा को ड्राइव करते हुए बोर्ड ऑफिस के नज़दीक एक नौजवान मोटरसाइकिल सवार को भी कुचल डाले? क्या आप हमजाद वगैरह का कोई चक्कर चलाने वाले हैं? इस किस्म के चक्कर चलाना आपके हथकंडे हैं वकील साहब, वो तंजिया नज़र से मुझे देखते हुए बोला। मैंने इस हवाले से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने बड़े सब्र से उसके इस हमले को बर्दाश्त किया और ठहरे हुए लहजे में कहा, आइयो साहब, मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा अहमियत केस निपटाने की होती है। आपने जिस केस का हवाला दिया है वो बतरीके एहसन निपटा था या नहीं? बिल्कुल निपट गया था जनाब, वो खंदा पेशानी से एतराफ़ हकीकत करते हुए बोला। लेकिन मैं आप पर वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि मैं ज़ेरे समात केस के हवाले से किसी हमजाद के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा। मुलजिम ने अदालत में जो भी बयान दिया है वो उसके परेशान जहन की कोई करश्मा साजी भी हो सकती है। आप उसके वकील हैं, लिहाजा उसके बयान को साबित करना आप पर लाजिम है। बेशक लाजिम है।
میں نے चट्टानी लहजे में कहा, और मैं उस जिम्मेदारी को निभा कर दिखाऊंगा। जज ने एक मर्तबा फिर बेचैन नज़र से दीवार गिर घड़ी की तरफ देखा। अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म होने में चंद मिनट बाकी रह गए थे। उसने मुझे मुखातिब करते हुए पूछा, बेग साहब, आप मुल्जिम के बयान की सदाकत को साबित करने के लिए क्या करना चाहेंगे? जनाब आली, मैंने जज की तरफ देखते हुए कहा, निहायत एहतराम के साथ, मेरे मौकिल के बयान के मुताबिक वो 13 अक्टूबर की सहपहर 2 और 2:30 बजे के दरमियान उस्ताद रफ़ीक की मज़दा पर सवार होकर पेट्रोल पंप नाज़िमाबाद से औरंगी अपने घर की तरफ जा रहा था। मैं आइंदा पेशी पर उस्ताद रफ़ीक को अदालत में पेश करने का इरादा रखता हूँ। डेट्स गुड, जज ने गंभीर आवाज़ में कहा, फिर अपने सामने मेज़ पर फैले हुए कागजात के साथ खेलने लगा। इसके साथ ही अदालत का वक्त ख़त्म हो गया। जज ने 15 दिन के बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। अगली पेशी पर मैं अदालत की तरफ जा रहा था कि बरामदे में सिराजुद्दीन से मुलाकात हो गई। सिराजुद्दीन उस बदनसीब नौजवान का बाप था जो मज़दा वाले हादसे में जा बहक हुआ था। वो भी किसी पेशी में अदालत की कार्रवाई देखने और सुनने आ जाया करता था। मुझ पर नज़र पड़ी तो मेरे करीब आ गया। फिर मुसाफे के लिए मेरी जानिब हाथ बढ़ाते हुए आवाज़ बुलंद बोला, बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैंने बड़ी गर्मजोशी से उसका हाथ थाम लिया और उसके सलाम का जवाब देने के बाद पूछा, सिराज साहब, कैसे मिजाज हैं? हमारे मिजाज की आपको भला क्या फ़िक्र होगी बेग साहब? वो शाकी लहजे में बोला, आप तो अपने काम में लगे हुए हैं। आपकी अदालती कार्रवाई और कारकर्दगी हमारे साथ क्या कर रही है, इसका आपको क्या एहसास? आप तो बड़े मज़े से वकील इस्तिगासा के ख़िलाफ़ महाज बनाए हुए खड़े हैं। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और ठहरे हुए लहजे में कहा, सिराज साहब, वकील सफाई का तो काम ही यही है कि वो वकील इस्तिगासा के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह बनकर खड़ा रहे। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आपको मुझसे क्या शिकायत है। मुझे आपके लहजे में एक ख़ास किस्म का शिकवा छुपा हुआ महसूस हो रहा है। आपको मालूम है ना, उस हादसे में मेरे जवान बेटे की मौत हुई है। वो भलाई हुई आवाज़ में मुझसे मुस्तफसिर हुआ। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। हाँ, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ और मुझे आपसे दिली हमदर्दी भी है। दिली हमदर्दी है, वो मेरे कहे हुए अल्फाज को तंज़िया अंदाज में दोहराते हुए बोला। इसके बावजूद भी आप नासिर के कातिल को बाइज़्ज़त रिहा कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसी में मसरूफ़ हैं। मैं आपके ज़ाविया नज़र से इत्तेफाक नहीं करता सिराज साहब, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। मैं दरअसल अपने मौकिल की बाइज़्ज़त बर्रियत के लिए हाथ पाँव मार रहा हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो बेगुनाह है। वो मेरी बात सुनकर अनसुनी करते हुए बोला, आपको कुछ अंदाज़ा नहीं है बेग साहब कि नासिर की मौत ने उसकी माँ नाजिमा के दिल और दिमाग को किस बुरी तरह तोड़कर रख दिया है। नासिर से छोटी 3 बेटियां हैं मेरी, फरजाना, अतीका और आरफा। तीनों बहनों की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। जवान और इकलौते भाई की अब्दी जुदाई ने उनकी आंखों में ऐसी वीरानी भर दी है कि दिल कटता है मेरा। जो मुझ पर बीत रही है वो मेरा हाल मेरा दिल ही जानता है। मैं उसे बयान करने से कासिर हूँ। मैंने कहा है ना सिराज साहब, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए नर्म लहजे में कहा। इस सदमे ने जिस तरह आपके पूरे कुंबे को मुतासिर किया है, मैं उसे अच्छी तरह महसूस कर सकता हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। आपने अक्सर सड़कों पर देखा होगा कि ये मज़दा वाले किस बेहुदा अंदाज में रेस लगाते हैं। वो जहरीले लहजे में बोला, इन्हें इंसानी जान की ज़रा भी परवाह नहीं होती। बिल्कुल जंगली दरिंदे बन जाते हैं ये लोग। मैं तो कहता हूँ ऐसे ड्राइवरों को काट कर चीलो कौवा के आगे डाल देना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सिराज साहब। मैं आपकी इस बात से किसी हद तक इत्तेफाक करता हूँ। मैंने इस दुखी बाप की अश्कशुई करते हुए कहा, बाज़ मज़दा के ड्राइवर वाकई रफ अंदाज में गाड़ी को दौड़ाते हैं। ऐसे कानून शिकन जंगलियों को करार वाकई सज़ा मिलना चाहिए। मैं ये जद्दोजहद इसी सिलसिले में कर रहा हूँ सिराज साहब। वो हैरत से मुझे देखते हुए बोला, लेकिन आप तो मुल्जिम रियाज को बरी कराने की तगदो में मसरूफ़ हैं। इसलिए कि वो मुल्जिम है, मुजरिम नहीं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए ज़ेरे लब मुस्कुरा कर कहा, मेरी नज़र में मेरा मौकिल सरासर बेकसूर है। मैं एक यूज बॉक्स में से मुल्जिम को निकाल कर वहाँ मुजरिम को फिट करना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात है। अगर रियाज मुजरिम नहीं है तो फिर आपके ख्याल में मुजरिम कौन है? उसने गहरी टटोलती हुई नज़र से मुझे देखा। मैंने मायनी खेज अंदाज में कहा, सिराज साहब, आप निहायत पाबंदी के साथ हर पेशी में अदालत के कमरे में हाजिर रहा करें।
بہت جلد اصل مجرم کا چہرہ آپ کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا۔ وہ ہکا بکا ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں عدالت کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس پیشی پر استغاثہ کی طرف سے ان دو مسافروں کو گواہی کے لیے پیش کیا گیا جو وقوعہ کے روز قاتل مزدہ میں سوار تھے۔ انکوائری آفیسر کے مطابق پولیس نے ان کے نام، پتے اور فون نمبرز وغیرہ نوٹ کر لیے تھے تاکہ بوقت ضرورت انہیں عدالت میں پیش کیا جا سکے۔ استغاثہ کے مطابق یہ دونوں مسافر گواہ ملزم کو دیکھ کر اس بات کی تصدیق کر سکتے تھے کہ ایکسیڈنٹ کے وقت وہی مزدہ چلا رہا تھا۔ دونوں گواہ نے باری باری سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر اپنے بیانات ریکارڈ کرا دیے۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ ان گواہوں کے چہرے پر اعتماد نام کی کوئی شے دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ خاصے گھبرائے ہوئے اور الجھن کا شکار نظر آتے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے انہیں اچھی طرح پڑھا سکھا کر عدالت کے کمرے تک لایا گیا ہو۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ وہ پولیس کے تیار کردہ گواہ تھے۔ وکیل استغاثہ نے لگ بھگ 10 منٹ ان دونوں پر صرف کیے تھے اور گھما پھرا کر مختلف سوالات کے ذریعے ان سے اس امر کی تصدیق کرتا رہا تھا کہ ایکیوزڈ باکس میں کھڑا ملزم ہی وقوعہ کے روز مزدہ چلا رہا تھا جس کی ٹکر سے نوجوان ناصر محمود موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ علاوہ ازیں وکیل استغاثہ نے ان دونوں کے اندر حوصلہ بھرنے کی بھی کوشش کی کہ وہ بآسانی میری جرح کا سامنا کر سکے۔ وکیل استغاثہ کی یہ کوشش اس وقت ریت کی دیوار کی مانند بیٹھ گئی جب میں جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد ان سے سوال و جواب کرنے لگا۔ ان دونوں گواہوں پر ہونے والی جرح میں کوئی ایسی خاص بات موجود نہیں تھی جس کو یہاں بیان کیا جا سکے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ جیسا میں نے اوپر بتایا کہ وہ دونوں بنائے ہوئے گواہ تھے جو استغاثہ کو مضبوط کرنے کے لیے عدالت میں پیش کیے گئے تھے۔ وہ نہ تو اس روز مزدہ میں سوار تھے جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور نہ ہی وہ اس اندوہناک حادثے کی تفصیلات سے آگاہ تھے۔ لہٰذا میں نے بآسانی انہیں اپنے جال میں پھانس لیا۔ وہ میرے کڑے سوالات کے جوابات نہ دے سکے اور شرمندگی سے بغلیں جھانکنے لگے۔ میں نے ان دونوں جھوٹے گواہوں کی خاطر تواضع کے بعد جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، استغاثہ کے دو معتبر اور معزز گواہوں کی اصلیت عدالت کے ریکارڈ پر آ چکی ہے۔ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ میرے موکل کو ایک گہری سازش کے تحت اس کیس میں پھانسنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملزم اس سلسلے میں بے گناہ اور بے قصور ہے۔ دیٹس آل یور آنر۔ جج نے گھور کر باری باری ان دونوں گواہوں کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ عدالت میں آ کر غلط بیانی کرنا یا حقائق کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے کے لیے بھی ایک سزا مقرر ہے؟ ان دونوں نے نفی میں گردن ہلا دی، پھر بیک زبان ہو کر بولے، سر ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا، آپ ہمیں معاف فرما دیں، ہم آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ ہمارے باپ دادا کی توبہ۔ اس معافی نامے کے اختتام پر انہوں نے باقاعدہ اپنے کانوں کو پکڑ لیا تھا اور چہرے سے بھی خاصے ڈرے سہمے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ عدالت میں ایک وقت میں صرف ایک گواہ کو پیش کیا جاتا ہے۔ دیگر گواہ عدالت کے کمرے کے باہر برآمدے میں لائن حاضر رہتے ہیں۔ یہ اصول اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ ایک گواہ کا بیان دوسرے گواہ کی شہادت پر اثر انداز نہ ہو۔ استغاثہ کے مذکورہ دونوں گواہوں کو بھی باری باری اندر بلایا گیا تھا۔ میں نے چونکہ دونوں کے معاملے کو ایک ساتھ نمٹایا ہے، لہٰذا ان کا ذکر بھی ایک ہی جگہ کر دیا ہے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جج نے ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کے لیے ان دونوں کو ایک ساتھ اپنے سامنے طلب کر لیا تھا جب ہی انہوں نے بیک زبان ہو کر معزز عدالت سے معافی مانگی تھی اور مشترکہ درخواست کی تھی۔ اس صورتحال نے جج کا موڈ خاصا خراب کر دیا تھا۔ اس نے باری باری وکیل استغاثہ اور انکوائری آفیسر کو خفگی آمیز نظر سے گھورا اور پوچھا، استغاثہ کے اور کتنے گواہ باقی ہیں؟ وکیل استغاثہ نے جلدی سے جواب دیا، کنڈکٹر امیر جان کی گواہی باقی ہے جناب۔ کیا امیر جان اس وقت عدالت میں موجود ہے؟ جج نے استفسار کیا۔ نہیں جناب، وکیل استغاثہ نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا اور بولا، امیر جان کو آئندہ پیشی پر حاضر کر دیا جائے گا۔ جج نے روئے سخن میری جانب پھیرا اور پوچھا، بیگ صاحب، آپ اس پیشی پر صفائی کے کسی گواہ کو لانا چاہیں گے؟ جی، مزدہ ڈرائیور استاد رفیق کو۔ میں نے معتدل لہجے میں جواب دیا۔ جج نے پوچھا، کیا صفائی کا گواہ حاضر ہے؟ جناب عالی، وہ باہر برآمدے میں موجود ہے۔ استاد رفیق کو گواہی کے لیے پیش کیا جائے، جج نے تہکمانہ انداز میں کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد استاد رفیق وٹنس باکس میں کھڑا ہوا تھا۔
गवाह ने हलफ उठाने के बाद अपना मुख्तसर सा बयान रिकॉर्ड कराया, तो मैं हल्की फुल्की जराह के लिए उसके करीब चला गया। अदालत तक लाने से पहले मैं 2 मर्तबा उस्ताद रफ़ीक से बात कर चुका था। वो मुल्ज़िम रियाज़ से गहरी हमदर्दी रखता था। उसने मुझे यकीन दिलाया था कि सच का साथ देने के लिए वो दुनिया की हर अदालत में बयान देने को तैयार है। वो भी मेरी तरह मुल्ज़िम रियाज़ को बेगुनाह समझता था और इस अम्र का ऐनी शाहिद भी था कि जब मज़दा को हादसा पेश आया, मुल्ज़िम जाए वक़ुआ से मीलों दूर उसकी मज़दा में सवार होकर अपने घर की तरफ जा रहा था। मैंने रफ़ीक को चंद अहम पॉइंट्स याद करा दिए थे ताकि वो वकील मुखालिफ के सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात दे सके। मैंने खंखार कर गला साफ किया, फिर जराह का आगाज़ करते हुए उस्ताद रफ़ीक से पूछा, उस्ताद, आपको पता है कि आप अदालत में किस हैसियत से आए हैं? जी हाँ, उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया। मेरी हैसियत सफाई के गवाह की है। आप किसकी सफाई पेश करने के लिए अदालत में आए हैं? मुल्ज़िम रियाज़ की। जवाब देते हुए उसने एक्यूज़ बॉक्स में खड़े हुए मुल्ज़िम की तरफ देखा। मैंने पूछा, तो फिर आपको ये भी पता होगा कि मुल्ज़िम पर किस नौइयत का इल्ज़ाम आयद किया हुआ है? जी, बड़ी अच्छी तरह पता है जनाब। वो ठहरे हुए लहजे में बोला। मुल्ज़िम पर इल्ज़ाम है कि उसने एक मोटरसाइकिल सवार नौजवान को बड़ी बेदर्दी से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया है। और आप ऐसा नहीं समझते, है ना? मैंने उसकी आँखों में देखते हुए इस्तिफ़सार किया। कतई नहीं, उसने बड़ी शिद्दत से नफ़ी में गर्दन हिलाई। अगर मैं रियाज़ को मुल्ज़िम या मुजरिम समझ रहा होता, तो इस वक़्त सफ़ाई के लिए गवाही देने अदालत में हरगिज़ नहीं आता। मैं समझता हूँ इस बेचारे को ख़्वाह-मख़्वाह इस केस में घसीटा जा रहा है। इस ख़्वाह-मख़्वाह घसीटने का कोई सबब बता सकते हैं आप? मैंने ठहरे हुए लहजे में दरियाफ़्त किया। वो एक लम्हा सोचने के बाद बोला, हो सकता है ये मुल्ज़िम के किसी दुश्मन का काम हो। हाँ, ऐसा काम तो कोई दोस्त कर ही नहीं सकता। मैंने खुद कलामी के अंदाज़ में बड़बड़ाया। फिर गवाह उस्ताद रफ़ीक की आँखों में देखते हुए पूछा, बिल्कुल सच-सच बताएँ, मुल्ज़िम के साथ आपके ताल्लुकात किस नौइयत के हैं? ताल्लुकात की नौइयत? वो सोच में पड़ गया। मैंने जल्दी से वज़ाहत करते हुए कहा, मेरे पूछने का मकसद ये है कि आप दोनों में कितने गहरे मुरासिम हैं? मेरा ख़्याल है कि हमारे दरमियान दोस्ताना मरासिम है। वो बड़े वाज़ेह अंदाज़ में बोला, हम एक-दूसरे के हालात व वाक़ियात से आगाह रहते हैं। जब भी हमारी मुलाकात होती है, हम एक-दूसरे के सामने अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने सराहने वाले अंदाज़ में कहा। इंसान के पास कोई तो ऐसा होना चाहिए, जिसके सामने वो अपने दिल का हाल बयान कर सके। इस हवाले से आप दोनों बड़े खुशकिस्मत इंसान हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं जनाब, आप 100% दुरुस्त कह रहे हैं। वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं वाक़ई खुद को इस हवाले से बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ। हम ब्रेक गियर लगाकर थोड़ा पीछे जाएँगे। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, आपको कोई एतराज़ तो नहीं उस्ताद? नहीं जनाब। इसमें और मैं एतराज़ करने वाला कौन होता हूँ? वो ज़ेरे-लब मुस्कुराते हुए बोला। इस वक़्त जराह की ड्राइविंग सीट पर आप बैठे हुए हैं। गियर, क्लच, एक्सीलेटर, ब्रेक, हॉर्न सब आपके हाथ में है। आप जब चाहें जिसका भी जो भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं। इस मैकेनिकल ताउन का बहुत-बहुत शुक्रिया उस्ताद, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। फिर गहरी संजीदगी से पूछा, वक़ुआ के रोज़ जब मुल्ज़िम पेट्रोल पंप के स्टॉप से आपके मज़दा पर सवार हुआ, तो आप दोनों में हेलो हाय के अलावा बाकायदा बातचीत भी हुई थी? नहीं, बाकायदा बातचीत नहीं हुई थी, उस्ताद रफ़ीक ने जवाब दिया। ये मज़दा के पिछले हिस्से में सवार हुआ था। जब कभी वो मेरे बराबर में दाएँ तरफ बैठता था, तो फिर खूब गपशप हुआ करती थी। आपने थोड़ी देर पहले मेरे एक सवाल की वज़ाहत में बताया था कि आप मौका मिलने पर एक-दूसरे को अपने दिल का अहवाल सुनाया करते थे। मैंने जराह के सिलसिले को वाइंड अप की तरफ लाते हुए कहा, क्या आप मौजिज़ अदालत को बताना पसंद करेंगे कि इन दिनों मुल्ज़िम के साथ कौन-सी परेशानी चल रही थी? एक लम्हा सोचने के बाद उस्ताद रफ़ीक ने जवाब दिया, मैं समझता हूँ मुल्ज़िम अपने साथी ड्राइवर के रवैये की वजह से ख़ासा परेशान था। ड्राइवर साथी? मैंने तेज़ लहजे में पूछा। आपका मतलब है उस्ताद दाऊद? जी, जी हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। गवाह ने तस्दीकी अंदाज में जवाब दिया, आजकल उसके साथ ड्राइवर दाऊद ही का मामला चल रहा है। मुल्जिम ने आपको फिर ये भी बताया होगा कि दाऊद का कौन सा रवैया उसके लिए परेशानी का बास था? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। वो अज़बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, जी हाँ, बड़ी वजाहत के साथ बताया था। शायद आपको ये मालूम ना हो कि मुल्जिम पिछले 1 साल से वो मज़दा चला रहा है। इससे पहले वो मुझे ये बात अच्छी तरह मालूम है।
میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور مزہ چلایا کرتا تھا اور ڈرائیوری کی لائن میں وہ پچھلے 15 سال سے ہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے وکیل صاحب۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، آپ کی معلومات بالکل درست ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا، ملزم نے کئی مرتبہ مجھ سے اس امر کا ذکر کیا تھا کہ اس کا اس روٹ پر آنا استاد داؤد کو بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ اندر ہی اندر اس کی کاٹ میں لگا رہتا تھا۔ اس نے ملزم کی چھٹی کرانے کے لیے 2 3 مرتبہ ٹرانسپورٹر نجیب آفریدی سے بھی اس کی الٹی سیدھی شکایتیں کی تھی، لیکن چونکہ آفریدی صاحب کو ملزم سے کوئی شکایت نہیں تھی، لہٰذا استاد داؤد کی خفیہ سازش کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ میں نے ایک منٹ استاد، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا، پھر پوچھا، آپ نے کبھی ملزم سے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آخر استاد داؤد کو اس کی ذات سے تکلیف کیا تھی؟ کیا ملزم نے کبھی غلطی سے اس کی مرغی چرا لی تھی؟ میں اسی طرف آ رہا تھا جناب، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے جب ملزم سے پوچھا کہ استاد داؤد ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ داؤد اس کی جگہ اپنے کسی قریبی بندے کو لانا چاہتا ہے۔ ملزم نے مجھے داؤد کے اس قریبی بندے کا نام بھی بتایا، سلطان خان، یہ داؤد کا رشتہ دار بھی ہے۔ آخری سوال، میں نے استاد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، استاد داؤد اور کنڈکٹر امیر جان کے درمیان کس نوعیت کے تعلقات ہیں؟ کبھی ملزم نے اس بارے میں بھی آپ کو کچھ بتایا ہے؟ وٹنس باکس میں کھڑے استاد رفیق نے بڑے اعتماد سے سر کو اسباتی جنبش میں ہلایا اور بتایا، ان دونوں میں بڑی گہری دوستی ہے، دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں۔ دیٹس آل یور آنر، میں نے اپنا روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، مجھے گواہ سے اور کچھ بھی نہیں پوچھنا۔ میں نے جرح موقوف کی تو وکیل استغاثہ وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا، پھر کھنکار کر گلا صاف کرنے کے بعد اس نے اپنی جرح کا آغاز اس انداز میں کیا، استاد رفیق، آپ کون سی کلاس کو پڑھاتے ہیں؟ میں تو خود کو ابھی شاگرد سمجھتا ہوں جناب، کسی کلاس کو پڑھانے کا کیا سوال ہے؟ استاد رفیق نے عاجزی بھرے انداز میں جواب دیا، جب بھی موقع ملتا ہے آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے اور سیکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ کوشش آج بھی ضرور کامیاب ہوگی۔ گواہ کے جواب نے وکیل استغاثہ کو گھما دیا تھا۔ جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں اس نے اس گواہ سے استفسار کیا، اگر آپ ابھی تک شاگرد ہو تو پھر اپنے نام کے ساتھ استاد کا لفظ کیوں لگایا ہوا ہے؟ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے اور نہ ہی میں نے استاد کے لفظ کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، استاد رفیق نے بڑی معصومیت سے جواب دیا۔ یہ تو آپ جیسے تعلیم یافتہ لوگوں کی کرم فرمائی ہے، ورنہ استاد کیا، میں تو شاگرد کے بھی پاؤں کی دھول ہوں۔ میری سکھائی ہوئی مت کی روشنی میں استاد رفیق نے پے در پے وکیل استغاثہ کو ایسے منہ توڑ جواب دیے کہ خود اس کی مت کہیں رخصت ہو گئی۔ 10 منٹ کے بعد اس نے جب جرح سے ہاتھ جھاڑے تو اس کی حالت دیدنی تھی۔ مجھے اس کی بے بسی پر افسوس تو بہت ہوا، لیکن میں مخالف پارٹی سے ہمدردی جتانے کی پوزیشن میں نہیں، لہٰذا خاموش تماشائی بنا کھڑا رہا۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہوا تو جج نے وکیل استغاثہ کو ہدایت کی، وکیل صاحب، اگلی پیشی پر آپ اپنے آخری گواہ کو لے آئیں تاکہ جلد از جلد اس کیس کو نمٹایا جا سکے۔ وکیل استغاثہ کی طبیعت خاصی ڈاؤن دکھائی دے رہی تھی، تاہم جج کو بھی جواب تو دینا ضروری تھا۔ وہ سر کو تسلیم خم کرتے ہوئے بولا، اوکے یور آنر، آئی ول ڈو۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کا آخری گواہ امیر جان عدالت میں موجود ہوگا۔ آئی آبجیکٹ، میں نے اپنی فائلوں پر ہاتھ مارتے ہوئے تیز آواز میں کہا۔ جج نے چشمے کے اوپر سے مجھے گھور کر دیکھا، پوچھا، بیگ صاحب، آپ کو امیر جان کے عدالت میں حاضر ہونے پر کیا اعتراض ہے؟ مجھے امیر جان کی حاضری پر کوئی اعتراض نہیں ہے جناب عالی۔ میرے اس جواب پر وکیل استغاثہ اور انکوائری آفیسر ہکا بکا نظر سے مجھے دیکھنے لگے۔ جج نے بھی حیرت بھرے انداز میں استفسار کیا، اگر آپ کو گواہ کی حاضری پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر آبجیکشن کیوں کیا؟ جناب عالی، مجھے صرف امیر جان کے اکیلے عدالت میں حاضر ہونے پر اعتراض ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کے عظیم دوست اور جوڑی دار ڈرائیور داؤد کو بھی اس کے ہمراہ آنا چاہیے۔ میں ایک لمحے کے لیے متوقف ہوا اور ایک گہری سانس کھینچ کر اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ استاد داؤد کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں شامل کیوں نہیں کیا گیا۔
میرے خیال میں استاد داؤد استغاثہ کے لیے سب سے زیادہ مضبوط ثابت ہو سکتا تھا، کیونکہ وقوع کے روز استغاثہ کے مطابق جب مزدہ نے نوجوان موٹر سائیکل سوار کو ٹکر ماری تو ڈرائیونگ سیٹ پر ملزم بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ملزم کا دعویٰ ہے کہ وہ ٹھیک 2 بجے سے پہر مزدہ کو داؤد کے حوالے کر کے اپنے گھر چلا گیا تھا۔ استاد رفیق کے بیان نے بڑے واضح انداز میں ملزم کے موقف کی تصدیق کر دی ہے۔ اگر استاد داؤد کو بھی استغاثہ کے گواہوں میں شامل کر لیا جاتا تو وہ عدالت میں آ کر ملزم کے بیان کو کاؤنٹر کر سکتا تھا۔ پتہ نہیں استغاثہ نے استاد داؤد کو کس مقصد کے لیے کہاں چھپا رکھا ہے۔ میری اس کاری ضرب پر وکیل استغاثہ تل ملا کر رہ گیا، تاہم اس نے جوابی حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس دوران میں جج باری باری وکیل استغاثہ اور انکوائری آفیسر کے چہروں پر ابھرنے والے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا، اور خود جج کا چہرہ یہ بتاتا تھا کہ اسے استغاثہ کی دال میں کسی کالے ہونے کا احساس ہو گیا ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، آئندہ پیشی پر امیر جان کے ساتھ داؤد کو بھی عدالت میں حاضر کیا جائے۔ پھر عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں استاد داؤد کھڑا نظر آ رہا تھا۔ داؤد کی عمر لگ بھگ 45 سال رہی ہوگی۔ وہ مضبوط کاٹھی اور درمیانے قد کا مالک تھا۔ سر کے بال آدھے سے زیادہ اڑ چکے تھے۔ اس کے ہاتھ پاؤں کثرتی اور آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک تھی۔ اس چمک کو عیاری اور مکاری کا نام دیا جا سکتا تھا۔ عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا تو میں نے وکیل مخالف سے برسبیل تذکرہ پوچھ لیا، وکیل صاحب، امیر جان مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا، نہ عدالت کے کمرے میں اور نہ ہی باہر کہیں، خیریت تو ہے نا؟ میرے جملے کے آخری استفساریہ حصے پر وہ چونکا، تاہم جلدی سے سنبھل کر بولا، امیر جان کی طرف سے بیماری کا سرٹیفکیٹ دائر کر دیا گیا ہے، وہ اگلی پیشی پر آ سکے گا۔ آج آپ ایک ہی گواہ سے گزارا کر لیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے طنزیہ لہجے میں پوچھنے لگا، گزارا کر لیں گے نا؟ اب آپ اتنی محبت سے گزارا کرنے کو کہہ رہے ہیں تو آپ کا دل توڑنا مناسب نہیں ہوگا۔ میں نے اس پر جوابی طنزیہ حملہ کر دیا، ویسے اگر آپ آج داؤد کو بھی بیمار کر دیتے تو بھی اس کیس پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ جی کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ گھور کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا ڈرائیور داؤد کے جوڑی دار کنڈکٹر امیر جان کو میں نے بیمار کیا ہے؟ اگر آپ نے امیر جان کو بیمار نہیں کیا تو پھر پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے مائی ڈیئر، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ دراصل میرا اشارہ آپ کی فرمائش یعنی گزارا کرنے کی طرف تھا۔ پچھلی پیشی میں استاد رفیق کی گواہی میرے موکل کو اس کیس میں سے صاف نکالنے کے لیے کافی ہے۔ اب تک ہونے والی کارروائی کی روشنی میں بھی اگر عدالت کو فیصلہ دینا پڑے تو ملزم بڑی آسانی سے باعزت بری ہو جائے گا۔ وکیل استغاثہ نے برا سا منہ بنایا، تاہم میری چوٹ کا کوئی جواب دینا اسے ضروری نہیں سمجھا۔ عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوا۔ استغاثہ کی گواہوں میں شامل ہونے والے نئے پنچھی ڈرائیور داؤد نے حلف اٹھانے کے بعد اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کرا دیا۔ پھر وکیل استغاثہ جرح کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ اگر ہنگامی بنیاد پر ڈرائیور داؤد کو استغاثہ کا گواہ بنایا گیا تھا تو اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اسے اچھی طرح پڑھا کر سکھا کر عدالت کے کمرے تک لایا گیا تھا۔ لیکن مجھے اس پڑھائی سکھائی کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میں نے پچھلے چند ماہ میں داؤد اور امیر جان کے حوالے سے مکمل ریسرچ کر لی تھی۔ وہ کوئی بھی داؤ مارتے، میری جانب سے ان کو منہ توڑ جواب دیا جاتا۔ وکیل استغاثہ نے جرح کا آغاز کرتے ہوئے ڈرائیور داؤد سے پوچھا، آپ کے گردوں کا کیا حال ہے آج کل؟ یہ ایک غیر متوقع اور غیر متعلق سوال تھا، تاہم پڑھے سیکھے ہوئے گواہ نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے پچھلے 1 ماہ سے درد نہیں ہوا۔ داؤد صاحب، آپ کو وہ دن اچھی طرح یاد ہوگا جب آپ کے مزدہ کا ایک موٹر سائیکل سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وکیل استغاثہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور آپ نے اس دن ڈیوٹی نہیں کی تھی۔ اس دن کو بھلا میں کیسے بھول سکتا ہوں جناب، گواہ نے جھرجھری لے کر جواب دیا۔ آپ کی چھٹی کرنے کا سبب کیا تھا؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ اس دن میرے گردے میں شدید نوعیت کا درد اٹھا تھا، گواہ نے بتایا، میں ڈیوٹی کرنے کے قابل نہیں تھا، اس لیے چھٹی کر لی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب مزدہ کا ایکسیڈنٹ ہوا آپ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود نہیں تھے؟ ٹھیک، وکیل صاحب نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ سوال سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ قطعیت سے بولا،
مجھے بعد میں پتہ چلا کہ لگ بھگ 2:30 بجے یہ حادثہ پیش آیا تھا اور اس وقت تو میں اپنے گھر میں گہری نیند سو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے درد گردہ کے لیے جو انجیکشن لگایا تھا اور جو دیگر دوائیں دی تھی، ان میں شاید کوئی سکون کی دوا بھی تھی۔ اس دن تو میں پورا دن گھر سے ہی نہیں نکلا تھا۔ یعنی آپ وہ پورا دن اپنے گھر میں پڑے رہے تھے؟ وکیل استغاثہ نے معنی خیز انداز میں سوال کیا۔ جی ہاں، بالکل، گواہ نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے پہلے فخریہ انداز میں مجھے دیکھا، پھر جج کی جانب مڑتے ہوئے بولا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا ہے جناب عالی۔ جج نے پرمعنی نظر سے مجھے دیکھا۔ یہ گویا ایک اشارہ تھا کہ میں اپنی جرح کا آغاز کر سکتا ہوں۔ میں وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا۔ چند لمحات تک میں ٹٹولتی ہوئی نظر سے استغاثہ کے گواہ کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے گھورنے نے اسے نروس کر دیا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ ذہنی طور پر مجھ سے خائف ہے۔ اس کے اندر کہیں نہ کوئی ایسی خامی چھپی ہوئی ہے جس کے افشا ہونے کا اسے ڈر ہے۔ میں خاص طور پر اسے ڈیل کرنے کے لیے پکا انتظام کر کے آیا تھا۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ وکیل استغاثہ نے اس غبارے میں جو ہوا بھری تھی وہ کتنی پینوں کے چبھونے سے نکلتی تھی۔ میں نے کھنکھار کا گلا صاف کیا اور میٹھی چھری سے غیر محسوس انداز میں استغاثہ کے گواہ کو کاٹنا شروع کیا۔ داؤد صاحب، آپ کے گردوں کی تکلیف کا سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا ہے۔ یہ بڑی اذیت ناک بیماری ہے۔ آپ کب سے اس بیماری میں مبتلا ہیں؟ لگ بھگ 2 سال ہو گئے ہیں۔ اس نے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھنے کے بعد محتاط انداز میں جواب دیا۔ ایک گردہ یا دونوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال پوچھا۔ دونوں؟ ایک لمحہ اٹکنے کے بعد اس نے جواب دیا۔ میں آسانی سے اس کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ بظاہر ہمدردانہ انداز میں سوال کیا، بیک وقت دونوں یا کبھی ایک کبھی دوسرا؟ اس نے الجھن زدہ لہجے میں بتایا، اور کبھی بدقسمتی سے دونوں ایک ساتھ۔ داؤد صاحب، میں نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا، آپ گردوں کے سنگین بیماری میں مبتلا ہیں، اس کے باوجود آپ کو اپنی صحت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ آپ بہت زیادہ بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں داؤد صاحب، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اللہ کو مانیں اور اپنی بری عادتوں کو ترک کر دیں۔ لیکن میں نے کیا کیا ہے یہ تو بتا دیں۔ وہ سٹپٹائے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں اسے اسی کیفیت میں لانا چاہتا تھا، لیکن اس مرحلے پر وکیل استغاثہ نے اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہوئے گواہ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ جج سے مخاطب ہو کر تیز چیخ سے مشابہ آواز میں بولا، آبجیکشن یور آنر! آپ کو اچانک کیا ہو گیا ہے مائی ڈیئر کونسلر؟ میں نے مرچیں چھڑکنے والے انداز میں کہا۔ وہ مجھے اور میرے تلخ تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے جج سے بولا، جناب عالی، یہاں مزدہ ایکسیڈنٹ کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور وکیل صفائی استغاثہ کے گواہ کی بیماری کو پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں، جس سے معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد ہو رہا ہے۔ عدالت سے میری استدعا ہے کہ فاضل وکیل کو ایسی حرکت سے باز رہنے کی تاکید کی جائے۔ جج نے میری طرف دیکھا اور گہری سنجیدگی سے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، گواہ کے درد گردہ کا زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ بالکل بنتا ہے جناب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ گواہ کی بیماری اور زیر سماعت کیس میں دوہرا تعلق ہے۔ ایک رشتہ گواہ کے بیان اور کیس کی صحت کا ہے اور دوسرا رشتہ اس کیس کی حقیقت اور سچائی کا ہے۔ اگر مجھے موقع دیا جائے تو میں ان دونوں رشتوں کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ جج نے مجھے اجازت مرحمت فرماتے ہوئے کہا، بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ میں نے فاتحانہ نظر سے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا۔ وہ اپنی تکلیف ظاہر کیے بنا نہ رہ سکا۔ میرے فاضل دوست، وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، برائے مہربانی آپ گواہ کو یہ تو بتا دیں کہ اپنی بیماری کے سلسلے میں اس نے کون سی کوتاہی کی ہے۔ ضرور، میں نے اسبات میں گردن ہلائی، یہ تو میرا فرض ہے اور مجھ پر قرض ہے۔ پھر میں استغاثہ کے گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا اور اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سوال کیا، داؤد صاحب، کیا آپ اسموکنگ کرتے ہیں؟ ہاں کرتا ہوں، اس نے بلا خوف و خطر جواب دیا۔ آپ کون سا برانڈ خریدتے ہیں؟ جی کیا مطلب؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں پوچھ رہا ہوں آپ جو سگریٹ پیتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ جی میں K2 پیتا ہوں، اس نے سکون کا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ دن میں سگریٹ کی 2 ڈبیاں پھونک ڈالتے ہیں؟ 2 نہیں، اس نے رفع میں گردن ہلائی، 1 یا زیادہ سے زیادہ 1.5۔ کیا آپ ڈاکٹر کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ روزانہ 1 سے 1.5
डब या सिगरेट फूँक डालते हैं? जी हाँ, मैंने अपने डॉक्टर को इस बारे में बता रखा है, उसने जवाब दिया। इसमें आखिर ऐसी छुपाने वाली बात कौन-सी है? क्या आपके डॉक्टर ने कभी आपको आपकी सिगरेट नोशी के बारे में मना नहीं किया? मैंने जिरह का फंदा गैर महसूस अंदाज में तंग करते हुए उससे सवाल किया। नहीं जनाब, उसने मुतामिलाना लहजे में कहा। सिगरेट नोशी से तो कैंसर और दिल की बीमारियां होती हैं। गुर्दों के दर्द का इससे क्या ताल्लुक? दाऊद साहब, आप जिस डॉक्टर से अपने गुर्दों का इलाज कराते हैं, उसका नाम क्या है? मैंने ठहरे हुए लहजे में दरियाफ्त किया। डॉक्टर अय्यूब, उसने खटक से जवाब दिया। क्या आप एक ही डॉक्टर से इलाज कराते हैं या हर दफा नए डॉक्टर के क्लिनिक का रुख करते हैं? मैं हर बार एक ही डॉक्टर के पास जाता हूँ। यानी डॉक्टर अय्यूब के पास? जी हाँ। डॉक्टर अय्यूब का क्लिनिक कहाँ पर वाक़ है? मेरे घर के करीब है, गवाह ने जवाब दिया। गजनाला के इलाके में। मैंने जराह के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, दाऊद साहब, अगर आप माइंड न करें तो मैं अगली पेशी पर डॉक्टर अय्यूब को अदालत में बुलाना चाहता हूँ। क्यों? किस लिए? वो बिदक कर बोला। कान खींचने के लिए। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए ज़ूम आईनी अंदाज में कहा। वो आंखें सुकेड़ कर बोला, जी, मैं कुछ समझा नहीं। मैंने वजाहत करते हुए कहा, मैं डॉक्टर अय्यूब को अदालत में बुलाकर ये पूछना चाहता हूँ कि उसने आपको सिगरेट नोशी तर्क करने या कम से कम सिगरेट पीने की तलकीन क्यों नहीं की? क्या इसको ये भी मालूम नहीं कि सिगरेट नोशी कैंसर और दिल की बीमारियों के अलावा गुर्दे, जिगर और मैदे का भी सवा सत्यानाश मार कर रख देती है? वो जी, डॉक्टर साहब को यहाँ बुलाने की ज़रूरत नहीं। वो सहमी हुई नज़र से मुझे देखते हुए बोला। क्यों? मैंने उसे घूरा। क्या तुम्हें इस बात का डर है कि डॉक्टर अदालत में आकर तुम्हारे झूठ का भांडा फोड़ डालेगा? उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। साफ नज़र आ रहा था कि वो उस वक़्त एक मुश्किल में गिरफ्तार है। उसने बारी-बारी इंक्वायरी ऑफिसर और वकील इस्तिगासा की तरफ देखा, फिर जल्दी से बात बनाते हुए बोला, वो बात दरअसल ये है जनाब कि डॉक्टर साहब ने तो मुझे सिगरेट नोशी करने से सख्त मना कर रखा है। ये तो मैं खुद ही बाज नहीं आता। मैंने बहुत कोशिश की इस आदत को छोड़ने की, लेकिन बस। चलो कोई बात नहीं, मैंने उसके अधूरे जुमले के जवाब में कहा। तुमने सच बोलकर मेरा दिल खुश कर दिया है। अब मैं डॉक्टर अय्यूब को गवाही के लिए नहीं बुलाऊंगा। मैं जानता हूँ बुरी आदतें आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। खैर, मैंने जुमला नामुकम्मल छोड़कर एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, एक मामले में मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मेरी बात उसके पल्ले न पड़ी। मुतज़ब्ज़िब नज़र से मुझे देखते हुए उसने पूछा, किस मामले में बेग साहब? इम्तियाज़ भाई के मामले में। मैंने एक-एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए कहा, इम्तियाज़ भाई? वो चौंके हुए लहजे में मुस्तफ़सिर हुआ। ये कौन है वकील साहब? कमाल है, आप इम्तियाज़ भाई को नहीं जानते? मैंने दोबारा तुम से आप पर आते हुए कहा और ड्रामाई अंदाज इख्तियार किया। दाऊद साहब, ये वही इम्तियाज़ भाई हैं जिनकी उधर पेट्रोल पंप के बस स्टॉप पर पान सिगरेट की दुकान है। ला हौला वला कुव्वा, वो बेसाख्ता बोला। आप उन इम्तियाज़ भाई की बात कर रहे हैं? पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ चला गया था। अगर आपका ध्यान वापस ना आता तो मैं इस काम के लिए इम्तियाज़ भाई को आपके सामने खड़ा कर देता। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इम्तियाज़ भाई इस वक्त अदालत के बाहर बरामदे में मौजूद हैं। इम्तियाज़ भाई यहाँ क्या करने आए हैं? उसने तशवीश भरे अंदाज में पूछा। इस बात की गवाही देने आए हैं कि आप उन्हें और वो आपको अच्छी तरह जानते हैं। मैं बड़ी एहतियात के साथ इस्तिगासा के गवाह की नफ्सियात के साथ खेल रहा था। वो जल्दी से बोला, वकील साहब, इस गवाही की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इम्तियाज़ भाई को जानता हूँ। अक्सर सिगरेट उन्हीं की दुकान से मैं खरीदता हूँ। वो बहुत नेक और ईमानदार इंसान है। आजकल मार्केट में 2 नंबर सिगरेट बहुत आई हुई हैं, लेकिन इम्तियाज़ भाई के केबिन से एकदम असली माल मिलता है। वो एक लम्हे के लिए मुतवक्किफ़ हुआ, फिर परेशानी से भरपूर अंदाज में उसने मुझसे पूछा, वकील साहब, बिल्कुल सच-सच बताएँ, क्या इम्तियाज़ भाई बाहर बरामदे में मौजूद हैं? उसके इस इस्तिफ़सार में गहरी तशवीश पाई जाती थी। सच्ची बात तो ये है कि मैंने इम्तियाज़ भाई के हवाले से सरासर गलत बयानी से काम लिया था, महज़ इस्तिग़ासा के गवाह की ज़ुबान खुलवाने के लिए, वरना कमरे के बाहर कोई इम्तियाज़ भाई मौजूद नहीं था। अलबत्ता बात यह है कि इम्तियाज़ भाई पान एंड सिगरेट फ़रोश की ज़ात और कारोबार के हवाले से मैं यहाँ पर जो मालूमात इस्तेमाल कर रहा था, उसमें ज़रा बराबर भी नुक्स नहीं था, ना ही कोई कमी थी। मैंने इस सिलसिले में मुकम्मल होमवर्क कर रखा था। तो क्या मैं आपसे झूठ बोलूँगा दाऊद साहब? मैंने उसके इस्तिफ़सार के जवाब में कहा।
मैं किसी दर्द गुर्दा के मरीज से गलत बयानी करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैंने जिरह के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, दाऊद साहब, आप जानते हैं कि इम्तियाज़ भाई आपको और आप इम्तियाज़ भाई को अच्छी तरह जानते हैं। जी हाँ, इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और आपने मुझे बताया है कि इम्तियाज़ भाई बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। जी हाँ, ये सिर्फ मैं ही नहीं कहता बल्कि उनके बारे में अक्सर लोगों का यही ख्याल है, गवाह ने जवाब दिया। नेक और ईमानदार इंसान की एक खूबी ये भी होती है कि वो झूठ नहीं बोलता। मैंने उलझन में मुब्तला होने की अदाकारी करते हुए कहा। गवाह ने तुरंत पूछा, तो क्या इम्तियाज भाई ने आपसे कोई झूठ बोला है? मैंने बदस्तूर उलझन ज़दा लहजे में कहा, इम्तियाज भाई की एक बात मेरी समझ में नहीं आई है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है। वकील इस्तिगासा, इंक्वायरी ऑफिसर, जज और हाजिरीन अदालत बड़ी तवज्जो और दिलचस्पी से मेरी और गवाह की मुकालमत को देख रहे थे और सुन रहे थे। हत्ता कि मुल्जिम भी बड़े इन्हिमाक से हमें देख और सुन रहा था। इस इन्हिमाक, तवज्जो और दिलचस्पी के साथ-साथ उन सब की आँखों और चेहरों पर एक वाज़ेह उलझन के आसार भी देखे जा सकते थे। ये उलझन थी इस अम्र की कि आखिर में इस्तिगासा के गवाह पर ये किस किस्म की जरह मैं कर रहा हूँ। दाऊद ने मेरी उलझन के जवाब में पूछा, वकील साहब, इम्तियाज़ भाई की कौन-सी बात आपको समझ में नहीं आई? इम्तियाज़ भाई ने बड़े वसूख से मुझे बताया है कि मैंने भरपूर ड्रामाई अंदाज इख्तियार करते हुए कहा कि वक़ुआ के रोज़ सहपहर 2 बजे आपने उनसे 2 पैकेट के2 के सिगरेट के खरीदे थे और दुआ सलाम के बाद आप अपने घर की तरफ चले गए थे। घर की तरफ चले गए? के अल्फाज मैंने ख़ास मकसद के तहत बढ़ाए थे। हाँ, तो इसमें परेशानी की कौन-सी बात है? वो रवा-रवी में कह गया। अगर इम्तियाज़ भाई ऐसा कह रहे हैं तो यकीनन ऐसा हुआ होगा। मैं तो अक्सर उनसे 2 पैकेट ही सिगरेट खरीदता हूँ, एक साथ। वो भला झूठ क्यों बोलेंगे? हाँ, अब मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आपने वक़ुआ के रोज़ 2 बजे सहपहर इम्तियाज़ भाई से 2 पैकेट सिगरेट खरीदे थे। मैंने गवाह की आँखों में देखते हुए बहुत दूर तक झाँकने की कोशिश की। और कहा, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी बिल्कुल, बिल्कुल, वो इस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। गवाह के इस बेसाख्ता जवाब ने वकील इस्तिगासा और इंक्वायरी ऑफिसर के हाथों के तोते उड़ा दिए थे। लेकिन मैंने उन्हें किसी किस्म के वार या हमले की मोहलत नहीं दी और गवाह पर ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर दिया। मैंने कड़े तेवरों से उसे घूरा और सख्त लहजे में कहा, लेकिन दाऊद साहब, अगर आप इम्तियाज़ भाई के बयान की तस्दीक करते हैं तो फिर आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कैसी मुसीबत? वो खौफ़ज़दा अंदाज़ में मेरी जानिब देखते हुए मुस्तफ़सिर हुआ। वो वकील इस्तिगासा के चेहरे पर उभरने वाले मायूसी भरे सरज़नशी तासुरात को देखकर एकदम नर्वस हो गया था। मैंने फ़ातिहाना अंदाज़ में जज साहब की तरफ देखा, फिर रोए सुखन गवाह की जानिब मोड़ते हुए ठहरे हुए लहजे में कहा, दाऊद साहब, वक़ुआ के रोज़ यानी 13 अक्टूबर को बरोज़ जुमेरात सहपहर 2 बजे तो आप गहरी नींद में थे। उस रोज़ बकौल आपके दर्द गुर्दा ने आपकी ज़िंदगी को अज़ाब में डाल रखा था। आप ड्यूटी के भी काबिल नहीं रहे थे। इसीलिए मज़कूरा रोज़ आपने मज़दा की ड्राइविंग से भी छुट्टी ले ली थी। दर्द गुर्दा रफ़ा करने के लिए डॉक्टर ने आपको जो इंजेक्शन और दवाएँ दी थी, उनमें सुकून आवरी का भी बंदोबस्त था, लिहाजा आप घर पर पड़े पूरा दिन सोते रहे। आपने वकील इस्तिगासा के सवाल के जवाबात में बताया है कि वक़ुआ के रोज़ आप सिर्फ डॉक्टर के पास दवा लेने गए थे। इलावा अज़ी आप 1 मिनट के लिए भी घर से बाहर नहीं गए थे और ख़ास तौर पर तो जिस वक़्त मज़दा और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ, आप अपने घर में पड़े गहरी नींद सो रहे थे, यानी सहपहर 2 और ढाई बजे के दौरान। तो फिर? मैं लम्हे भर के लिए थमा, एक गहरी सांस खारिज की, फिर इज़ाफ़ा करते हुए कहा, तो दाऊद साहब, जिस वक़्त आप गहरी नींद सो रहे थे, ऐन उसी वक़्त आपने इम्तियाज़ भाई से सिगरेट के 2 पैकेट कैसे खरीद लिए? मुझे तो लगता है इम्तियाज़ भाई ने इस मामले में मुझसे झूठ बोला है। मैं अभी उन्हें अंदर बुलाता हूँ, ताकि आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए। बात ख़त्म करते ही मैंने पुरइश्तियाक नज़र से दरवाज़े की जानिब देखा। मेरा ये नफ्सियाती हुरबा कारगर साबित हुआ। ये सुनते ही कि मैं गवाही के लिए इम्तियाज़ भाई को अंदर बुलाने का इरादा रखता हूँ, गवाह के चेहरे पर ज़र्दी खट गई। उसने इज़्तिरारी लहजे में बेसाख्ता कहा, मेरा ख़्याल है इम्तियाज़ भाई गलत नहीं कह रहे हैं। मैंने उस रोज़ उनसे 2 पैकेट के2 सिगरेट खरीदे थे। मैं वक़ुआ के रोज़ की बात कर रहा हूँ। मैंने तस्दीक तलब अंदाज़ में कहा, यानी 13 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात सहपहर 2 बजे? जी हाँ, वो लुकनत ज़दा आवाज़ में बोला। इसका मतलब तो ये हुआ कि वक़वा के रोज़ आप सहपहर 2 बजे पेट्रोल पंप के बस स्टॉप पर मौजूद थे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, गवाह के जवाब देने से
पहले ही वकील इस्तेगासा ने चिल्लाकर कहा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए तुर्की ब तुर्की कहा, मेरे फाजिल दोस्त, तीर कमान से निकल चुका है। फिर इससे पहले कि जज और वकील इस्तेगासा के ऑब्जेक्शन पर उसे कोई वजाहत का मौका देता, मैं किसी जिन के मानिंद गवाह से लिपट गया। अब मैंने आप जनाब का लिहाज लपेटकर एक जानिब रख दिया था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए जारहाना अंदाज में पूछा, वकवा के रोज तुम पेट्रोल पंप के स्टॉप पर मौजूद थे। तुमने इम्तियाज भाई से K2 के ब्रांड के 2 पैकेट सिगरेट खरीदे और घर की जानिब चल पड़े। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, वो लरजती हुई आवाज में बोला। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था। मैंने सिगरेट के पैकेट खरीदे और वो बोलते बोलते एकदम रुक गया। फिर मुतवहिश नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने सख्त लहजे में पूछा, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था। तो फिर कैसा हुआ था? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि सिगरेट के 2 पैकेट खरीदने के बाद तुम अपने घर की तरफ नहीं चल पड़े थे, बल्कि जी जी। वो मेरे अधूरे जुमले के जवाब में थूक निगलते हुए बोला, जी। मैंने अटैक जारी रखते हुए इस्तिफसार किया। घर की सिमत जाने के बजाय तुम मजदा की ड्राइविंग सीट पर जा बैठे थे और मामूल की ड्यूटी संभाल ली थी। जी हाँ, उसने मरियल सी आवाज में कहा। मैंने उसे इस अंदाज में बांध कर रख दिया था कि उसके पास इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं बाकी रही थी। मैंने वार के लिए हथौड़े के वजन में कई गुना अजाफा करते हुए पूछा, तुम रोजाना पेट्रोल पंप के बस स्टॉप पर ही मुलजिम रियाज अली से मजदा ले लिया करते थे? उसने इस्बात में जवाब दिया। मैंने सवाल किया, जब मुलजिम ने वकवा के रोज मज़कूरा मजदा तुम्हारे सुपुर्द की करके अपने घर की राह पकड़ी, तो तुम मजदा को लेकर नॉर्थ की तरफ चल पड़े थे। उसने एक मर्तबा फिर इस्बात में गर्दन हिलाई। मैंने पूछा, बोर्ड ऑफिस के पास जब मजदा ने बदनसीब नौजवान मोटरसाइकिल सवार को बुरी तरह कुचल डाला, तुम और कंडक्टर अमीर जान पतली गली से फरार हो गए थे अपनी जान बचाकर, ताकि लोगों के गम गुस्से से और जूताकारी से महफूज रह सको। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं जनाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गवाह ने जवाब दिया। ऐसे मौके पर अगर मजदा का ड्राइवर और कंडक्टर मुश्तिल अफराद के हत्थे चढ़ जाएं, तो वो उनकी तिक्का बोटी बनाकर रख देते हैं। अपनी जान बचाना तो हर इंसान पर फर्ज है ना। तो तुम मौजिज़ अदालत के रूबरू ये हकीकत तस्लीम करते हो कि जब 13 अक्टूबर की सह-पहर मजदा ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को मौत के घाट उतारा, उस कातिल मजदा की ड्राइविंग सीट पर तुम मौजूद थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वकील साहब, वो बड़े एतमाद से बोला। थोड़ी देर पहले वो खासा डरा सहमा और खौफज़दा दिखाई दे रहा था और मैं समझ रहा था कि वो बस अब इक़बाल जुर्म करने ही वाला है। लेकिन उसके पुरएतमाद नहीं ने मुझे बड़ी बुरी तरह चौंका दिया था। मैंने सरसराते हुए लहजे में कहा, क्या मतलब? अगर उस मौके पर तुम मजरा ड्राइवर नहीं कर रहे थे, तो क्या कोई भूत और जिन उसकी ड्राइविंग सीट पर विराजमान था? न जिन और ना ही कोई भूत, वो मायनी खेज लहजे में कहा। फिर मैंने सवालिया नजर से उसे देखा। अब मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा सर, दाऊद बराह रास्त जज से मुखातिब होते हुए बोला। मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि मेरी जुबान से निकलने वाला कोई भी झूठ ना तो छुपाया जा सकता है और ना ही उसे निभाना मेरे लिए मुमकिन है। अदालत सच बोलने वाले इंसान को पसंद करती है और उसे हर मुमकिन रियायत देने की कोशिश करती है, जज ने गहरी संजीदगी से कहा। और मिस्टर दाऊद, तुम पर भी इसी उसूल का इतलाक होता है, लिहाजा पूरी दयानतदारी से बताओ जो भी हकीकत है। और हकीकत क्या है? सर, हकीकत यह है कि जब हादसा पेश आया, मुज़दा मैं नहीं बल्कि कंडक्टर अमीरजान चला रहा था। दाऊद ने ठोस अंदाज में इजहार हकीकत कर दिया। आइंदा पेशी पर अदालत ने मेरे मौकिल और इस केस के मुलजिम रियाज अली को बाइज्जत बरी कर दिया। उस्ताद रफ़ीक की शहादत ने मेरे मौकिल की पोजीशन अगर साफ कर दी थी, तो ड्राइवर दाऊद के बयान ने उस पोजीशन को शफाफ कर दिया था। अगर किसी शख्स का किरदार अदालत के सामने साफ और शफाफ साबित हो जाए, तो फिर उस शख्स की बाइज्जत रिहाई लाजमी हो जाती है। ड्राइवर दाऊद ने मोअज़्ज़िज़ अदालत के रूबरू जो नया बयान रिकॉर्ड कराया था, वो खासा तूलानी है। आप लोगों की आसानी के लिए मैं उसके अहम पॉइंट्स आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। दाऊद और अमीरजान में गाढ़ी छंदी थी। वो दोनों रियाज को कतई नापसंद करते थे। दाऊद सुल्तान खान नामी जिस शख्स को रियाज की जगह पर लाना चाहता था, वो दर हकीकत अमीरजान का रिश्तेदार था। दाऊद से महज उसकी यारी दोस्ती थी। ये भी एक हकीकत थी कि इन दिनों दाऊद अमीरजान को ड्राइविंग सिखा रहा था और प्रैक्टिस के लिए वो रूट पर थोड़ी देर के लिए गाड़ी ड्राइव करने के लिए उसे दे दिया करता था और खुद कंडक्टरी का ओहदा संभाल लेता था।
वकुआ के रोज रियाज अली के जाने के बाद दाऊद ने गाड़ी अमीर जान के हवाले कर दी और कहा था कि नागिन चौरंगी तक वो ड्राइविंग करे। अमीर जान की बदकिस्मती और किसी हद तक नातजुर्बाकारी के बोर्ड ऑफिस के मुकाम पर वो खौफनाक हादसा पेश आ गया, जिसमें नौजवान नासिर महमूद अपनी जान से हाथ धो बैठा। हादसे के फौरन बाद अमीर जान और दाऊद जाए वकुआ से एक साथ गायब हो गए थे। उसी गयाब की दौरानी लम्हात में उनके शैतानी ज़हनों ने मिलकर ये मंसूबा बनाया कि इस मामले में रियाज अली को फंसाकर वो सांप बच सकते हैं। इस तरह बकौल उनके सांप भी मर जाता और लाठी भी महफूज रहती। इसके बाद जो कुछ हुआ होगा वो सब आपके सामने है। इस सिलसिले में किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं। जो इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए गड्ढा खोदता है, एक रोज वो खुद उसी गड्ढे में गिरा हुआ दिखाई देता है। यही कुदरत का उसूल है और कुदरत किसी खास व आम के लिए अपने उसूलों में तब्दीली नहीं लाती। जल्द या बदेर कानून कुदरत अपना रंग दिखाकर ही रहता है। रियाज जैसे बेचारे मुसीबत के मारे लोगों को कुदरत जरूर नवाजती है। सब्र के दामन को कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। ज़हीन सामीन से इल्तिमास है कि वो जल्दी से अंदाज़ा लगाएं अदालत ने दाऊद और अमीर जान के लिए किस नौयत की सज़ा तजवीज़ की होगी। तो चलिए यहाँ पर कहानी हो जाती है ख़त्म और आ जाते हैं कहानी के किरदारों की तरफ, कैरेक्टर्स की तरफ। अ, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम गाड़ी की तरफ, क्योंकि मेन कैरेक्टर तो गाड़ी ही है इसमें। तो जब किसी के हाथ में गाड़ी हो तो उसे बाप का माल तो समझना ही चाहिए कि बाप का ही माल होगा, लेकिन उसको रास्ते पर ऐसे चलाना चाहिए कि रास्ता उसके बाप का माल नहीं है, रास्ते पर लोग चलते हैं, तो उन लोगों का ख़्याल रखना चाहिए। ज़रा-सी बेएहतियाती किसी की जान ले सकती है, जैसे यहाँ पर हुआ था कि यहाँ पर एक नौजवान गाड़ी की ज़द में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठा था, नासिर महमूद। और अमीर जान और दाऊद, अमीर जान और दाऊद जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कसरत से पाए जाते हैं, जो अपने सर की बला किसी दूसरे के सर पर डालने के लिए सर ढूंढते होते हैं। और ऐसे मतलबी और लालची लोगों, लालची ही है ना, एक तरीके से अपनी जान बचाने की लालच की थे, तो ऐसे लोगों से बच कर रहना चाहिए। और रियाज़ अली जैसे लोग भी अक्सर मिलते हैं जो सीधे-साधे होते हैं और लोग उनको फँसाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर यहाँ पर वकील साहब नहीं होते, यहाँ पर हमारे एडवोकेट साहब नहीं होते, तो रियाज़ साहब का तो बचना बहुत मुश्किल था, नहीं बच पाते थे वो, क्योंकि सारी की सारी गवाहियाँ उनके खिलाफ थी। तो चलिए, बच गए वो और अपने घर चले गए अपनी बीवी बच्चों के पास, बीवी बच्चे के पास। तो हमको भी इससे सबक हासिल कर लेना चाहिए कि अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को अल्लाह की ही मखलूक समझना चाहिए। उनको हम कीड़े-मकोड़े नहीं समझना चाहिए, हालाँकि कीड़े-मकोड़े भी अल्लाह की ही मखलूक है। लेकिन अल्लाह की हम अशरफुल मखलूक़ात में से हैं, तो हमें सामने वालों को भी अशरफ ही समझना चाहिए। चलिए अब अपनी बात को यहाँ पर इख्तिताम देते हैं और जिन लोगों ने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए। और लाइक करने में कितनी देर लगती है, बस सिर्फ एक अंगूठे को ही तो प्रेस करना है, तो कर दीजिए। और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी अच्छी सी कहानी के साथ में बहुत जल्द। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।